हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़रा सा हम लेट हो गए, थैंक यू कि आपने वेट किया एंड सॉरी कि हम थोड़ा लेट हो गए, ज़रा गड़बड़ हो गई थी कुछ। कपड़े कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो होता है टाइट हो जाते हैं या ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हम बेयर करवाते हैं, आपको इंतज़ार करवाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और इसीलिए मैंने अपने मेहमानों को भी यहाँ बुला लिया, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले बताना चाहती हूँ कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हर चीज़ जो हमने ज़िंदगी में सीखी है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी अम्मा की तरफ से आई है। अम्मा ने जो किया और अम्मा जो इस उम्र में करती थी वही हम करते हैं, मगर जो भी चीज़ हमने सीखी होती है उसको फ़िल्टर करके थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है ज़माने के हिसाब से। सो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है, पेरेंटिंग के ऊपर, कि हम क्या उसी तरह की माएँ हैं जिस तरह की हमारी माएँ थी, जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, हम अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही कर रहे हैं, या क्या उसके अंदर जिद्दत पैदा की है हमने अपने बच्चों की पेरेंटिंग में क्या डिफरेंसेस लेकर आए हैं जो शायद हमारे माँ बाप नहीं लेकर आए। क्या हम उनसे बेहतर हैं या वो हमसे बेहतर थे? क्या हमारे बच्चों को उतनी ही सख्त पेरेंटिंग की ज़रूरत है? बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं और बड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाकी तो हर चीज़ हमारे सामने होती है कि अम्मी ने ये कहा था तो कर लिया, अम्मी ने ये बताया था तो ये कर लिया, मगर यहाँ आके हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है एज मदर्स, एज फादर्स, एज पेरेंट्स। सो आइए हमारे सेलिब्रिटीज़ से जानते हैं कि उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट कैसे किया, कि जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया उससे थोड़ा हट के या कुछ कोई बात उस जैसी अपने बच्चों तक हमें उनको अजबर करानी है, उनके अंदर इंड्यूस करनी है। आइए मिलते हैं सुनीता मार्शल से, मेरे पास है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपका नया सेट बहुत ही खूबसूरत है। आपका बहुत मैं शुक्रिया। पहली दफ़ा ही आप पहली दफ़ा आई हैं, इस नए बिल्कुल। वाले सेट पे, बट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आपको भी बेबी बाजी की बहुत मुबारक माशाल्लाह। दूसरा भी इतनी रेटिंग लेकर आया जो पहला सीजन था माशाल्लाह। फिर मेरे पास है यहाँ साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। इस तरफ है कैमरा। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र निदा, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में है। और फिर मेरे पास है यहाँ फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आज गेस्ट पहले पहुंच गए और होस्ट बाद में पहुंची। हाँ, ये कुछ उल्टा सीन हो गया है। कोई बात नहीं, कभी कभार आपको भी इजाज़त है निदा। है कभी कभार, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है और माएँ पहले फैशन और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे बात करती है जब वो माएँ नहीं होती, लेकिन जब वो माएँ बन जाती हैं तो मैंने खुद उनकी गुफ्तगू को बदलते हुए देखा है। वो बच्चे की पॉटी के रंग के ऊपर बात करती हैं, वो बच्चे के माइलस्टोन्स पे बात करती हैं, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल बदल जाती है। फिर हमें अपनी अम्माएं याद आ रही होती हैं कि अरे हमारी अम्मा भी ऐसी ही बात करती थी, और हम कहते थे अरे अम्मी क्या बात कर रही हैं, और हम एग्जैक्टली वही बात कर रहे होते थे। हाँ, सो वो उस वक्त वो वाली चीज़ होती है ना कि जब आप टीन एज में होते हैं या खुद लड़की होते हैं तो आप नहीं मैं किसी के बच्चे को गोद में नहीं उठाऊंगी, मैं जो हूँ वो उनको वॉश नहीं कराऊंगी, मैं नहीं नहलाऊंगी। लेकिन अपने बच्चे पर जब हम माँ बनते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि तुम लोग छोड़ दो, हम खुद ही हम खुद ही करेंगे। सो आज पेरेंटिंग की बात होगी और जाहिर है हम सब जो है वो हमेशा से, मैंने देखा है ज़्यादातर अपनी माँओं के गुण गाते हैं,
ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी माँओं का बड़ा हाथ होता है परवरिश में। आपसे, आप लोगों से भी यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे पेरेंट हैं या आपकी अम्मा अब्बा ज़्यादा अच्छे पेरेंट हैं? बताओ सुनीता, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम कंपैरिजन कर सकती हो? अच्छा, मुझे वैसे ये लगता है कि ज़माना जब बदलता है हाँ। तो आपकी उसके साथ साथ थोड़ी सी सोच भी बदलती है और आप कोशिश करते हैं कि आप ज़माने के साथ भी चलें। हाँ। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो अपने उस ज़माने के हिसाब से बात करते थे। हम लोग अपने ज़माने के हिसाब से बात करते हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो अपने ज़माने के हिसाब से बात करते हैं, जो कि बहुत जल्दी क्विकली चेंज हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली गैजेट्स इतने आ गए हैं, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एग्जैक्टली। तो हम लोग ये कहते हैं कि जी हम जब 12 साल के थे या 13 साल के थे तो हम बच्चे थे उस टाइम। हाँ, और अब का जो 12 साल का या 13 साल का जो बच्चा है वो अडल्ट हो गया है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक वो बचपना जो था ना वो जल्दी ख़त्म हो गया है। हाँ, और इसलिए जो बच्चों को जिस तरह हैंडल किया जाता था पहले, अब हैंडलिंग थोड़ी बदल गई है। बिल्कुल। अब हम ये नहीं कह सकते तुम उतर जाओ तो हम जरूरी बात कर लें। वो कहेगा ये सारी बातें मुझे भी पता है, और मुझसे फिर क्या पहले ये छुपा है? होता था कि माँ बाप ना डांटते बहुत थे, डांट देते थे ना, अरे भाई कोई भी हमने अगर सवाल किया है हाँ। और उनको नहीं जवाब देना तो वो डांट के चुप करवा देते थे। हाँ, लेकिन अब का बच्चा वो रीजन मांगता है कि नहीं, मुझे समझाएं कि इस बात का क्या मतलब है, वरना मैं करूंगा ही नहीं। और दूसरी बात उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। आपने मेरी बेइज्जती कर दी। आजकल बच्चों की, बहुत छोटे बच्चों की बेइज्जती होना शुरू हो जा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से वो बहुत अवेयर हो गए ना। हाँ। बहुत अवेयर हो गए, हम तो थे ही नहीं अवेयर। हाँ, बिल्कुल। हम नहीं थे, इस वजह से काफ़ी डिफरेंस है ये। सो अगर मैं तुमसे सुनीता एक दो लफ्जों में पूछती हूँ कि तुम्हारी अम्मी और तुम में एज मदर क्या डिफरेंस है, तो तुम क्या बयान कर सकती हो एक दो लफ्जों में? बयान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है बस यही डिफरेंस है कि मैं चूँकि इस ज़माने के हिसाब से सोच रही हूँ तो वो सोच थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। बात वो लोग भी सही करते हैं, हम भी सही करते हैं, लेकिन वो तरीका जो था ना वो चेंज हो गया। तो वही वाली बात आ गई कि अम्मा जो है उस ज़माने में काफ़ी ज़रा डांट देती थी, कभी कभार थप्पड़ वगैरह भी लगाई देती थी। अब वो सिस्टम नहीं है। अब हम थोड़ा तुम्हें सा लगता है change हो ये गया है। स्ट्रिक्टनेस का डिफरेंस है थोड़ा हाँ हाँ। कि अब आपको बच्चों को बहुत प्यार से समझानी पड़ती है बात। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था हमारे ज़माने में। साइमा, तुम तो स्ट्रिक्ट मदर हो। जो मैंने एनालाइज किया है तुम्हें, जब तुम मिली हो मुझसे और बच्चों के हवाले से बातचीत हुई है, तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी पेरेंटिंग में क्या तुम्हें डिफरेंस नज़र आता है? मैं यहाँ ये बात करूँगी, एक ऐड करूँगी चीज़ों को कि जैसे सुनीता ने कहा कि वक्त का फ़र्क है, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं चेंज हुई हैं। आपकी तरबियत, क्योंकि मैं अपनी वालदा की चीज़ें लेकर आई हूँ। मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, जबकि मैं एक ही बेटी थी। ऐसा नहीं है कि हर वक्त डंडा लेके सर पे खड़े रहना, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी, बट वो अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा लागू करती थी मुझ में। तो वो उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि टाइम पे सो जाओ, खाना खा लो, क्लीनलीनेस का सारा ख्याल रखो। लेकिन वो अब मुझे समझ आती है कि कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल के बच्चों को आप अगर कुछ समझा रहे हैं तो वो तंग होना शुरू हो जाते हैं कि यार हमें पता है, बहुत लेकिन नसीहतें कर ली आपने, बहुत नसीहतें हाँ, कर ली। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि नहीं, उन पे लागू करें, क्योंकि वो अगर लागू नहीं किया ना तो वो आगे अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं ना कि आपने शावर लेना है, आपने टाइम पे सोना है। अदरवाइज लाइक ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि जैसे टाइमिंग, प्रिंसिपल, एटिकेट्स, बड़ों का अदब। माना कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती ना। बड़ों के साथ बैठो, माँ बाप की जो एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप से बड़े तो नहीं हो सकते। तो जो माँ बाप सिखा सकते हैं, जो माँ बाप तरबियत दे सकते हैं, जो बताते हैं बच्चों को, तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, आजकल के दौर में बच्चों के पास गैजेट्स आ गए हैं, उनको हर चीज़ का पता चल गया वक्त से पहले, लेकिन फिर भी आपकी तरबियत बहुत, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज के दौर में भी। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, भले बच्चे जब हम उनको नसीहत कर रहे होते हैं तो भले ही उस वक्त वो थोड़े से अफेंड हो रहे होते हैं या आजिज, क्या कहते हैं उसे, बेजार हो रहे होते हैं, मगर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठ रही होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस अपने आप से किया है कि जब मैं उनकी एज पे थी
शायद मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करती थी अपनी बेजारी को, लेकिन बेजारी मुझे भी फील हो रही होती थी जब अम्मी कोई ना कोई लेक्चर देती थी, मगर वो कान लेक्चर में कहीं जाके बैठ गया दिमाग में। ये एक पीछे का कोई लगता है दिमाग होता है हाँ जिसमें वो फीड हो गया। भाई जैसे अभी बच्चे बोलते हैं अरे मामा यार आप इतना बोल रही हैं इतना बोल रही हैं, हाँ। लेकिन हमने बोलना बंद नहीं किया। हाँ, हम बोलते हम रहेंगे ढीठ हैं। क्योंकि हमें पता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ये बातें एग्जैक्टली आएंगी। हाँ, आएंगे सामने। तो हम चुप करके नहीं बैठ सकते। आजकल के बच्चे एक्सप्रेस करते हैं ना, हम लोग जरा थोड़े इंट्रोवर्ट थे, हम लोग जरा चुप हो जाते थे, सह जाते थे। हाँ। आजकल के बच्चे तो फट से जवाब दे देते हैं, ये भी फर्क है। और उनको ना कहना भी आता है, हमें ना नहीं कहना आता था। हम उनको पता है कि उनको किस बात पे ना कहना है और किस बात पे हाँ कहना है। हमें अगर खानदान की शादियों में नहीं जाना है तो हमें ज़बरदस्ती लेके जाया जाता था। आज हम ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। और मुझे लगता है वो ज़बरदस्ती ले जाके इतना अच्छा किया अम्मा अब्बा ने, क्योंकि आज जब वो नहीं है, अम्मी नहीं है, तो मुझे उनके रिश्तेदारों का पता है। यही बात है। और मैं शर्मिंदा नहीं होती कोई अगर मुझे मिल जाता है और मुझे अच्छे से स्माइल करके, और मुझे पता चल जाता है ये मेरे रिश्तेदार हैं, अम्मी ने मिलवाया था इनसे। नहीं, और शादियों में जाने से आपके रिश्तेदार है, आपके रिलेटिव्स किस तरह मिलना मिलाना, एक वो भी आपको समझ में आता है ना। हाँ। कि किस तरह मिलते हैं। अच्छा, शादियां हैं तो किस तरह की क्या त्योहार चीजें, बिल्कुल। एक तरीका कार। अच्छा मेरे बच्चे तो बड़े शौक से जाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। डिफरेंट से बच्चे मेरे बहुत अच्छी बहुत शौक अच्छी। से जाते हैं। वो एक्चुअली पीपल्स पर्सन है, उनको शौक होता है नए चाहिए। बेटी कभी कभार करती है लेकिन बेटा तो बहुत शौक बहुत से शौक जाता है। है। तुम्हारा क्या, तुम्हें डिफरेंस फील होता है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी पेरेंटिंग में? काफ़ी डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। बिकॉज अम्मी, मुझे लगता है वो सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त में। हाँ। वो लोग बहुत सादे और सिंपल थे। हाँ। और अपनी हर चीज़ में बहुत उनका था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, रूल्स बहुत फॉलो करते और करवाते थे। बच्चे ऑटोमेटिकली रूल्स फॉलो करते थे। हमें इजाज़त नहीं थी कि ये नहीं करना, नो तो बोलना ही नहीं है। हाँ। आजकल का बच्चा सबसे पहले नो बोलता है कि मुझे नहीं करना, बिकॉज हमने उनको इतना फ्रीडम दिया है और इतनी स्पेस दी है कि आप बोलें आपको क्या चाहिए। तो ये काफ़ी डिफरेंस है आज के दौर में और Freedom पहले के दौर में। हाँ, अच्छा, अब हम सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की परवरिश में सबसे अहम रोल एजुकेशन का होता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। जब वो छोटे होते हैं तो हमें उनको ये बावर कराना पड़ता है कि तुमने पढ़ना है, क्योंकि किसी भी बच्चे का दिल नहीं चाहता स्कूल जाने का। बहुत मैक्सिमम बच्चों को सुबह उठना और ये सारी डिसिप्लिन जो हमें उनको बताना पड़ता है। एजुकेशन को लेकर मैं आप तीनों से अलग अलग सवाल करूंगी कि एजुकेशन को लेकर आपकी अम्मी कैसी थी आपके साथ और आप कैसे हैं अपने बच्चों के साथ? सुनीता तुम बताओ। सबसे पहले हर सवाल का जवाब चलो मैं साइमा से पूछ लेती हूँ। साइमा तुम बताओ। पढ़ाई में भी अम्मी और अब्बू ने तो कभी पढ़ाया नहीं मुझे। हाँ। हमेशा ट्यूशन ही पढ़े हैं मैंने। लेकिन ये है कि वही सख्ती थी कि जी पढ़ाई करो। हाँ। और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मतलब अम्मी के दौर में, मेरी वालदा के दौर में अम्मी लोग लाइक वालदा जितनी भी मदर्स थी वो हाउस वाइफ्स थी, तो वो प्रॉपरली अपना 100% देती थी। अब आजकल की मदर्स में वो चीज़ नहीं है जो हमारी वालदा में थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब आजकल की मदर्स जो हैं वो एक लाइक बिजी भी हैं, वो जॉब भी करती हैं, घर भी देखती हैं बाहर, तो बहुत बहुत डिफरेंस आ गया है। ठीक है ना। तो और अब माओ की वो ताकत भी नहीं है यार, फूड पैंडा कर लो, फलाह मंगा लो चीज़ें, तो बच्चे बाहर की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हो गए। पहले माएँ घर में ज़्यादा करती थी कि नहीं हम घर में बनाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ जैसे पढ़ाई के हवाले से। पढ़ाई की मैं तुम्हारी अम्मी सख्त थी पढ़ाई के हवाले से? बिल्कुल, मेरे वालिद तो बहुत स्वीट थे, लेकिन हाँ। अम्मी का वही वाली बात है, वो तो खैर A to Z जो है वो हर चीज़ में सख्त थी कि पढ़ना है और कुछ बनना नहीं, है। जैसे रिजल्ट खराब आया है तो उनका क्या एटीट्यूड होता था? नहीं, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हाँ। बहुत हार्शली मुझसे वो करती थी, बट ये कहती थी कि नहीं, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो तुम्हारी एजुकेशन होनी चाहिए, कि तुमने कुछ भी बनना है बट डिग्रीज और तुम्हारी एक अच्छे जो आपकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, हाँ। बट पहले पढ़ाई है। तो लेकिन हमारा I think ध्यान वो कहीं तो जाता कोई ही भी नहीं। ज़माना आप ले लें, पुराना ज़माना हो या नया ज़माना हो, आई थिंक हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है अच्छा कि नहीं, उनका तुम बच्चा लोग मेरा पढ़े। सवाल नहीं समझे। देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मिसाल देती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। मेरी अम्मी जो है उन्होंने बोला कि साइंस ही लो, क्योंकि तुम्हें ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। आपके पास एक ज़माने में सिलेक्शन आती है कि आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या करना है। अगर आप सिंध बोर्ड से कर रहे हैं या फेडरल बोर्ड से कर रहे हैं
या ओ लेवल्स भी करें तो आपको एक चुननी पड़ती है चीज़, और उस वक्त बच्चों की एज ऐसी होती है जो उनके दोस्त कर रहे होते हैं वो करना चाह रहे होते हैं। सो मैं हमारी अम्मी ने और अब्बू ने फोर्स किया कि भाई साइंस लो ताकि तुम लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो, क्योंकि साइंस के बाद आपकी मर्जी, आप आर्ट्स में भी जाके छलांग लगा के आ सकते हैं, मगर आर्ट्स करने के बाद आप साइंस में फिर नहीं घुस सकते। तो हमारी अम्मा ने हम पर थोड़ा सा प्रेशर डाला और हमें वो डलवाया और हमने किया उनके कहने पर। लेकिन ये बात तो देखो निदा अभी भी है। हमने नहीं किया ऐसे, मैं अलग पेरेंट थी, मेरे बच्चों ने कहा हमें जी ये करना है, बिल्कुल मैंने अपने करना है। मियाँ को भी अपोज किया और उसको कन्विंस किया और मैंने बच्चों को वही करने दिया जो वो चाहते थे। ये डिफरेंस मेरी अम्मी और मेरे अंदर पेरेंटिंग में था एजुकेशन को लेकर। मैं ये सिर्फ कहना चाह रही थी कि जैसे आपके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बड़े हैं, अब बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए। मेरे अभी क्या है ग्रेड 8 में और ग्रेड 7 में। इस वक्त मुझे उनको गाइड करना ज़रूरी है। हाँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि हाँ साइंसेस में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हाँ। कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उनके दिमाग में इस वक्त यही बात डाल रही हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आप ऑप्ट करें साइंस। हाँ। लेकिन बाय द टाइम ये लोग पहुंचेंगे ना ओ लेवल्स में, जब उनको एक्चुअली अपना करना होता है कि हाँ जी हमने अब सेलेक्ट करना है, वो जाहिर सी बात है मैं उसकी भी सुनूंगी। लेकिन फिर भी वो एक उस उम्र में नहीं है कि वो सही ये डिसीजन तो ले तुम सके। सही कह रही हो कि बच्चों को थोड़ा सा तो आपको सिमत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब वो छोटे होते हैं उनका दिमाग इतने नहीं होते कि वो अपनी सिमत खुद तलाश सिर्फ कर लें। बात करने का तरीका डिफरेंट हो गया। हाँ। पहले माँ बाप कहते थे Force नहीं नहीं थोड़ी नहीं करवाते थे। साइंस ही करना है, Exactly, वरना force तो थोड़ी ये हो करवाते जाएगा और थे। वो हो ये जाएगा। यही डिफरेंस मैं पूछना चाहती अब जो है हम बच्चे को अब हम बुलाते choices हैं, देते हैं। अब हम उसको बिठाते हैं, अब हम उससे बात करते हैं कि जी आपको क्या लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे लगता है कि अगर आप ये करेंगे तो आगे ये होगा। फिर वो कहता है अच्छा मुझे लगता है कि मैं ये करूंगा तो आगे ये होगा। फिर आप पूरा डिस्कशन करते हैं Exactly. और फिर आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। हाँ। तो बात ले देख के तो वही आ गई हाँ। कि हमारी कोशिश यही है कि बच्चा साइंस ले। हाँ। तो हमने कोशिश करनी है लेकिन बात अच्छे तरीके से करनी है। तो बात फिर वही और होगी ना। दूसरी बात, एक और डिफरेंस जो आया एजुकेशन को लेके, पहले जो था ना डॉक्टर इंजीनियर, हाँ। एमबीए भी बाद में आया, एमबीए भी बाद में, डॉक्टर और इंजीनियर ही होता था और माँ बाप को लगता था कि ये दोनों चीजें अगर कर लेंगे ना तो इनका इनकी life set फ्यूचर, है। इनका फ्यूचर बन जाएगा। आपके जो माँ बाप हैं उनको ये पता है कि बहुत ऑप्शंस हैं जिंदगी में करियर बनाने के लिए, फास्ट ऑप्शंस हैं। इंटरनेट का दौर है, आप टक 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 टाइप करते हैं, आपको सारा पता चल जाता है कि क्या पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या। सो ये भी एक चेंज। और अब बच्चे जैसे आजकल अभी- के कहते हैं कि जी हमें सब कुछ पता है, आपको नहीं पता आजकल क्या चल रहा है, ये भी बात आ अब जैसे मैं ना आजकल इनको बहुत बोलती हूँ कि भाई कंप्यूटर का दौर है तो आपको आईटी में या किसी तरीके से, और ये कहते हैं उनको कंप्यूटर बहुत ड्राई लगता है इस वक्त। वो कहते हैं बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, आधी बातें तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती है उसकी। तो अब वो बात होगी कि अभी फिलहाल वो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं करनी कंप्यूटर्स, और मैं उनको बोलती रहती हूँ नहीं 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 साइंसेस लेनी है, आगे AI आईटी का में एआई का दौर है, आपको आईटी का दौर। एजुकेशन के साथ साथ निदा आपको स्किल्स की भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, एजुकेशन को ही अभी हम पूरा कवर करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं हमारी पेरेंटिंग और हमारे बच्चों की पेरेंटिंग कितनी मुख्तलिफ है ये आज के दौर में एक दूसरे से। जिस तरह हम पले बड़े हैं या हम जिस तरह अपने बच्चों को पाल रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, और हर घर में अलग अलग क़वानीन होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो फॉलो की जाती हैं। तुमसे पूछना रह गया था कि तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की एजुकेशन में, तरबियत में क्या फ़र्क है? इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज अम्मी एजुकेटेड नहीं थी। इवन अम्मी ने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि कुरान फिनिश करना है, मतलब शुरू करना है और पढ़ना। रोज़ जो टीवी में प्रोग्राम आता था जिसमें बच्चे पढ़ते थे, तो वो रोज़ अम्मी हम सबको बिठाती थी कि ये पढ़ना है, ये सुनना है, साथ साथ हम लोग पढ़ रहे होते थे। और अम्मी ने मदरसे भी भेजना है, तो अम्मी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो उसी तरह से जो आपने देखा होता है अपने घर का माहौल, तो जब मैं माँ बनी तो मुझे था कि बच्चे जल्दी से कुरान पढ़ लें, बिकॉज पढ़ाई तो मैं करवाऊँगी उनको साथ साथ। तो मैं कारी साहब ढूंढने में बहुत मैंने एफर्ट की कि कारी साहब आ जाएं और हम कुरान पढ़ लें, असर कुरान पढ़ लें। तो इस तरह बहुत जल्दी अर्ली एज में
उन्होंने कुरान भी पढ़ लिया था, तो वो उससे फ़ायदा होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी कैसी अपब्रिंगिंग की मतलब है। लाइक शबी तो होते हैं ना हम अपनी माओ की। हम शबी होते हैं अपनी माँ हाँ, की। लेकिन तुमने चेंज क्या लेकर आई जो वो थी और तुम थी, तुम्हारे और उनके बीच में क्या मुख्तलिफ था माँ के? ऑब्वियसली अम्मी इतनी अवेयर नहीं थी, हाँ और अब्बू जैसे पहले जो पेरेंट्स होते थे उसमें अब्बू इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, अब्बू काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, माएँ करती थी सारी चीज़ें। अब के दौर में जैसे फैसल और मैं दोनों मिल के हम डिसाइड करते थे कि कहाँ स्कूल कौन सा होगा, एडमिशन कहाँ करवाना है, कौन सा स्कूल, हम म्यूचुअली डिसाइड करते थे कि असद ने यहाँ स्कूल में जाना है, ट्यूशन ये लेना है, तो इस तरह मुझे लगता है कि हमारे लिए ईजियर है। अच्छा अगर जनरली मैं बात करूँ ना डिफरेंस की, तो पहले ज़माने में ये होता था कि या तो बाप ही एजुकेशन देखता था, अगर माएँ नहीं इतनी पढ़ी लिखी होती थी तो ज़्यादातर फादर्स ही बच्चों की एजुकेशन तय करते थे, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, कौन सा स्कूल होगा, उनकी जेब क्या इजाज़त देती है कि वो क्या फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं हाँ, थी पहले ना, understanding। अब अंडरस्टैंडिंग हो गई। मेरे यहाँ पहले तो उल्टा एक था। साइड पे मेरी था ना। अम्मी करती थी। मेरे यहाँ भी उल्टा था क्योंकि मेरी अम्मी पढ़ी लिखी थी, वर्किंग थी, तो मैं तो एक जनरल माओ की बात कर रही हूँ कि वो वहाँ पे माओ का इतना अमल दखल नहीं था इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में। लेकिन जैसे तुम्हारी अम्मी एजुकेटेड थी, तुम्हारी अम्मी ज़्यादा करती थी, तुम्हारे अब्बू बाहर भी रहते थे ना। हाँ यही मसला था ना, वो बाहर होते थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, तो सारा काम अम्मी कर रही होती थी। हाँ, तो वो वाली मतलब दो एक्सट्रीम्स थे, दो या extremes माँ के पास थी पहले या बाप के पास बाप थी के ये पास। सारी चीज़। अब म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। आज के दौर में बीवियां जो हैं वो जबरदस्ती अब्बाओं को घुसाती हैं, चलो पेरेंट टीचर मीटिंग में, जरूरी है माँ बाप का जाना, और स्कूल भी ये पूरा मतलब लाइक उन्होंने दोनों के नंबर लिए होते हैं, वो खाली माओं को फोन नहीं करते, हाँ, दोनों को। वो बापों को भी फोन करके शिकायत करते हैं कि ये बच्चे ने आपके कर दिया। अब है। इसी जैसे तरह से ईमेल आती है तो दोनों के दोनों emails पे की आती अब है। इसी तरह फैसल ने बच्चों को बहुत आदत डाली रीडिंग की, क्योंकि फैसल बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे, तो हाँ। बच्चों को रीडिंग की बहुत आदत है। मैंने बच्चों को बहुत आदत डाली कुरान पढ़ना है और पढ़ाई करना है, क्या तो मुझे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको बहुत फोर्स किया, और दुनियावी point में of view फैसल ने बहुत किया कि नहीं तुमने ये वर्ड्स याद So, करने एवरी डे। अगर तुम्हारी जिंदगी में देखा जाए तो डिफरेंस तुम्हारे पेरेंटिंग जो है वो मियाँ बीवी दोनों ने मिलके तो की। मुझे ईजियर लगता है कि हम आसानी में हैं, वो ज़्यादा मुश्किल में थे कि इतने सारे बच्चों को भी देखना है, अवेयर भी नहीं है, फिर इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। अच्छा फिर हम आप तो कभी कभार ना गिल्ट फ्री भी हो जाते हैं जब दोनों का डिसीजन होता है ना, तो वो फिर आपके ऊपर कभी खुदा ना खास्ता कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया तो आपको होता है कि आपने अकेले ने नहीं लिया, हम दोनों ने मिलके लिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मियाँ ने ना मेरे बच्चों का स्कूल चेंज नहीं करने दिया। मेरे बच्चों का स्कूल बहुत सख्त था बचपन से, तो मैं बच्चों की थोड़ी बातों में आ जाती थी, मेरे बच्चे आके रोते थे वो सकते ये वो स्कूल थोड़ा सा बेहतर हो गया वैसे अब, हाँ क्योंकि अब सना का बेटा बच्चे जाते हैं ना, अच्छा, तो वो थोड़ा तो सा वैसे। चेंज हो गया। तो ना जब मैं निकालने की करूँ मेरे मियाँ स्टैंड है नहीं, क्योंकि उसके बचपन में उसका ये ट्रॉमा था कि उसके स्कूल बहुत चेंज हुए, तो उसने कहा स्कूल चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक है। एक ही जगह बिल्कुल से वो, सही बात। तो उसको ये था। और अब जाके जब बच्चों ने वहाँ से पढ़ लिया तो मैं उसको कहती हूँ तुमने सही डिसीजन तुमने सही अच्छा किया कि मुझे बच्चों का स्कूल चेंज नहीं करना। लेकिन नितिन मैं सॉरी इस पे थोड़ा सा डिफर करूंगी, क्योंकि हसन जो है उसके फादर एयरफोर्स में थे, तो ऑब्वियसली उनकी पोस्टिंग्स होती थी, पोस्टिंग की वजह से हर दफ़ा उनका स्कूल चेंज होता था। लेकिन अभी मुझे ये फील होता है कि हसन के इतने दोस्त हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे, एक तो एयरफोर्स के स्कूल में होते थे, फिर वहाँ उनके नए दोस्त बन जाते थे। स्कूल्स उस टाइम पे एयरफोर्स के इतने अच्छे नहीं होते थे, तो वो पेरेंट्स ने उसके बहुत हेल्प की है इन चीज़ों में, लेकिन उससे हुआ ये कि वो थोड़ा ना सोशलाइज करने में अच्छा हो गया, अच्छा, कि उसको नए नए दोस्त बनाना इजी हो गया। अब उसके देखो लिए। हसन की एक पर्सनैलिटी थी ना, हाँ, ये भी है। वही वाली बात, वो पीपल्स पर्सन था। बच्चे जब दोस्त चेंज होते हैं डिस्टर्ब हो बहुत जाते डिस्टर्ब बहुत हो जाते डिस्टर्ब हो जाता हैं। उनकी पर्सनैलिटी पे उसका हाँ, असर जैसे मैं पड़ता है। कभी भी नहीं literally सोच सकती sad कि मैं हो बच्चों जाते का हैं। स्कूल चेंज करूँ। तो वो इसीलिए मैं तो जब अपने बेटे को छोटे को बोलती हूँ अब डॉलर की प्राइस बढ़ गई है स्कूल चेंज करी हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है मेरे आगे, मेरा स्कूल नहीं चेंज। तो बच्चों के लिए ट्रॉमा है हाँ school हाँ change। हाँ ट्रॉमा है। एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है बच्चों के लिए। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन हम जा रहे हैं खाने पर, फूड। बड़ा बच्चों का पहला खाना सबसे फिर- मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल, तो अम्माओं की हमारी सोच बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग। हमारी बिल्कुल अलग है। सब कुछ खिलाओ जो घर में पक रहा है। अम्माएं हमारी ऐसी थी कि ये भी खिलाओ, कोई अलग से नखरा नहीं है, जो घर में पका है ये टेबल पे रखा है, खाना है खाओ, नहीं तो बाढ़ में जाओ। हम लोग ऐसी नहीं है।
हम लोग ऐसे नहीं। लेकिन अभी भी अगर अभी चलो मेरे खाने का बच्चे- डिफरेंस मेरे बच्चे अगर अभी भी कोई जैसे नखरा तो बहुत है। हाँ। अब तीनों मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हाँ। तो मेरी अम्मी तो वो कहती हैं कि कब तक ये नहीं खाते हैं तो कब तक बाजार से करोगी, क्या करोगी? और जो नहीं भूख लगेगी सब खाएंगे। और वही आपकी होता अम्मी है। आपके साथ क्या करती थी खाने में, आप क्या करती हैं बच्चों के साथ? मैं तो बहुत सादी थी भाई, जो पकता था हम खाते थे। और अम्मी इतना मज़े का खाने बनाती थी और ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें तो ऐसी वही वाली बात है ना, जो बचपन से आप आदत डाल देंगे बच्चों में वही रहती है। तो अब मेरे भी नखरे अगर वो उठाती तो फिर हो गया था काम। मैं तो फिर बच्चों को कहती आज़ाद हो तुम लोग। तो अब माशाल्लाह जो हमारे घर में पकता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी नहीं है ना, नहीं वो खा लेंगे। और वही होता है जब भूख लगती है तो चलें दे दें कर लें, तो वो आदत डालनी चाहिए। हर दफ़ा तो नहीं। आप हमारे यहाँ रूल बना हुआ था महीने में एक दफ़ा हम बाहर खाना खाने जाएंगे। हमारा रूल था ये, हम रोज़ रोज़ नहीं जा सकते थे। ना होम डिलीवरी का कोई कॉन्सेप्ट था। और हमारे घर में माश की दाल भी बनी है, पसंद है नहीं पसंद खानी है, सब्जी भी बनी है, पसंद है नहीं, मेन्यू बना हुआ है। बिल्कुल। उसके हिसाब से होगा। तो भूख के मारे करना ही पड़ता था, क्या करें। भूख लगती सब खाते हैं। मैंने देखा है अपने बच्चों को, हाँ। 3 डिफरेंट प्लैनेट से हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो फिर वो खाते हैं। क्या करें जब मना हो जाता है तो ये अच्छी बात भी है। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी नहीं करवाते उनको। अच्छा, अब हम बिल्कुल बचपन से शुरू करते हैं ना साइमा। जैसे लाइक हमारी अम्माएं जो हैं उन्होंने हमें खिचड़ी बना के खिलाई होगी, हाँ, कुछ ऐसे खाने खिलाए बिल्कुल। होंगे। हमारे पास बेबी फूड और ये सब चीज़ें थी। हाँ। तो हमने ज़ाहिर है वो भी खिलाए हैं। हाँ। एक वो पाउडर दूध मिलाओ और वो मिलाओ, उस तरह के हाँ, खाने थे। हाँ। वो उस डिफरेंस की बताओ कि तुमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। नहीं, मैं बहुत देसी औरत हूँ और मैंने अपने बच्चों को बहुत देसी तरीके से पाला है। तो ज़्यादातर जो घर के टोटके और अपनी सास के, अपनी वालदा के, ये जैसे सूजी बना ली, केला खिला दिया, फ्रूट्स वो मैश करके खिला दिए, ये टाइप मैं वो वाले से बहुत अवॉइड करती थी। क्योंकि मैंने कहा बचपन का ही एक बेस एक ऐसा बच्चों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब वो बड़े हों तो उनका एटलीस्ट इम्यून सिस्टम डैमेज ना हो। हाँ। माएँ जान तो छुड़ा देती हैं कि यार शॉर्टकट है, ये दे दो पेट भर जाएगा। हाँ। लेकिन वो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। बच्चे बीमार होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो वो जितने आप देसी तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे, जितने घर की चीज़ें देंगे, आपके बच्चे उतने ही मजबूत और ताकतवर निकलते हैं। ये मैंने देखा है। तुमने क्या डिफरेंस? अच्छा, मेरा तो ये था कि अच्छा हमारे घर में खाना बनता था गोश्त में सब्जी। अच्छा, गोश्त में सब्जी। हाँ, लाजमी हाँ। एवरी डे एक कोई गोश्त होता था जिसके अंदर सब्जी डली होती थी। ओके। सो मेरा ख्याल है कोई 8-9 साल की उम्र तक तो मैंने सब्जी नहीं खाई, बहुत मुश्किलों से। गोश्त कभी- खा लेती थी, सब्जी छोड़ देती हाँ, थी। छोड़ देती थी। हाँ। फिर कोई 8-9 साल की उम्र के बाद मैंने कहीं एक दिन चखी होगी तो मुझे मज़े की लगने लगी। हाँ। फिर मुझे शौक हो गया। अच्छा, अब मुझे आदत पड़ गई थी गोश्त में सब्जी की। ओके। कि मुझे कोई ना कोई सब्जी साथ में चाहिए। हाँ। फिर शादी हो गई। हाँ। हसन का बिल्कुल डिफरेंट माहौल। हसन के फादर सब्जियां खाते ही नहीं, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। हाँ। तो उनके यहाँ खाने में एक गोश्त, एक दाल और एक सब्जी की भुजिया। अच्छा, मुझे भुजिया वगैरह समझ में नहीं आती। तुम्हें मुझे शोरबे नहीं वाले खाए- खाने मुझे थे? शोरबे वाले खाने हाँ। चाहिए। खैर, अब मैंने कर ली आदत, डाल ली अपनी किसी तरह कुछ करके। कभी कभार मेरी सास मेरे लिए अलग से फिर टिंडे गोश्त या आलू गोश्त वो इस तरह करके मुझे अलग से बना देती थी। अच्छा, बच्चे हुए, बच्चों को मैंने कोई 6 साल की उम्र तक सब कुछ खिलाया। हर सब्जी खिलाई, सवाए करेलों के इस तरह के नहीं, लेकिन तकरीबन हर सब्जी खिलाई। क्यों? क्योंकि मैं खुद खिलाती थी। फिर मुझे लगा कि अब ये लोग बड़े हो गए और अब इनके टाइमिंग्स भी थोड़े से वो हो गए हैं कि जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं ये लोग भी उसी टाइम पे खाते हैं। हमारे यहाँ रात में 8 बजे खाना लग जाता है और दोपहर में 2 बजे खाना लग जाता है। तो मैंने कहा अब सब लोग टेबल पे बैठ के साथ खाना खाएंगे। और उस टाइम पे हम लोग में से कोई गैजेट्स नहीं यूज़ करता, मतलब हम लोग फ़ोन भी नहीं लेकर आते टेबल अच्छा। पे। तो हम लोग सब आधा घंटा बैठते हैं वहाँ, बात करते हैं, हाँ। तब खाना खाते हैं। अब जब बच्चे टेबल पे आए तो मैंने कहा आप खुद खाओ। हाँ। जब इन्होंने खुद खाना शुरू किया तो इन्होंने कहा ये क्या है, इन्होंने नहीं खाया, सब्जी छोड़ दी। छोड़ दी सब्जी। हाँ। बस गोश्त खा रहे। अच्छा, थोड़ा सा वो कहते हैं ना असर भी आता है, जीन्स का भी तो जीन्स का असर भी है। असर आता है क्योंकि हसन के फादर सिर्फ गोश्त खाते हैं। हाँ। तो कुछ अरसा तो मैंने कहा अच्छा अब क्या मैं टेबल पे शोर करेंगे ये लोग, मैं चुप करके लेकिन अब हुआ ये कि वो लोग अब सब्जी को हाथ नहीं लगाते। ओई। अब हमारे यहाँ एक दाल,
एक गोश्त का सालन और एक सब्जी होती है। खुद उठते हैं, प्लेट लेकर आते हैं, अपनी बोटी डालते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। हाँ। डाइन आउट हम नहीं करते हैं, हाँ कभी 3 महीने 4 महीने के बाद, क्योंकि बच्चों की अपनी ही इतनी पार्टीज हो जाती हैं हाँ। कि वो पिज़्ज़ा शीज़ा उसी में खा लेते हैं। हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा मैं पास्ता ज़रूर इनको बना देती हूँ। Okay. कभी स्पेगेटी बना दी, कभी पास्ता बना दिया। उसके अलावा हम बाहर बार एज सच नहीं जाते हाँ। हैं। और तुम लोगों के होम डिलीवरीज होती है? बच्चों को ये पसंद नहीं है, आज जो पक्का है तो होम डिलीवरी करवा लेंगे खुद मैसेज करके। आजकल तो बच्चे खुद ही करते हैं, हमने ऑर्डर कर दिया पैसे दे दीजिएगा। ये सिस्टम नहीं है ना घर में, तो इसलिए उनको भी आदत ही नहीं। दैट्स द पॉइंट, वो सोचते ही नहीं है इस बारे दैट्स में। द पॉइंट। सिस्टम बनाना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों ने कह दिया तो हाँ ओके मंगवा लो, नहीं, आप जान ना छुड़ाएं। अच्छा, हम जब ऑर्डर करते हैं ना रात में, मैं और हसन, हम करते हैं जब ये लोग सो जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं उनको चलता। पता ही नहीं चलता। हाँ। तो ये भी होता है। ये भी होता तो खैर उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने ऑर्डर करना है, हाँ, उनको पता ही नहीं है। पता ही क्योंकि तुमने आदत नहीं डाली ना। हाँ, पता भी होगा तो उनको पता है कि हमें इजाजत नहीं है, तो वो पूछते भी नहीं। भले गोश्त खा रहे हैं लेकिन कम से कम घर का तो खा हाँ रहे हाँ, रोटी चावल गोश्त, और साथ growing में बच्चे खीरा, गोश्त तो जरूर ये खाते सब चीजें, ये वाली दूध अंडा, ये सब चीजें खाते हैं। हाँ, बस सब्जी नहीं खा रहे। सब्जी नहीं। वो भी खा लेंगे, कोई बात। इंशाल्लाह, खा मैं भी यही लेंगे। कहती हूँ। मैंने कहा मैंने भी तो 10-12 साल की उम्र में जाके शुरू की ना सब्जियाँ। मैंने कहा ये भी शुरू कर दें। मेरा बेटा बिरयानी नहीं खाता था, हाँ। अभी उसने दोस्तों के साथ मिलके बिरयानी खाना शुरू किया। मैंने कहा एक दिन आएगा जब वो दोस्तों के साथ मिलके दाल और वो भी शुरू कर सब्जी भी देगा। खा लेगा। और क्या, बड़े बड़े होके अवेयर होके लोग वीगन हो रहे हैं। तो मैं ना? तो बहुत ज्यादा नहीं करती प्रेशर उन पे। नहीं करती। शुरू में बहुत टेंशन होती थी, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का दिमाग खाती थी। फिर एक टाइम आया, मैंने कहा यार बस relax। हो गई। हाँ, मैंने कहा मैंने भी लेट शुरू किया सब्जियां खानी, ये लोग भी कर लेंगे। हाँ। तो बस मेरी तो बेटी पता नहीं कैसे आलू गोभी और ये सब सब्जियां खाने लगी। मैं हैरान, मैंने कहा मैंने तो मैं नहीं खाती थी, यासिर कहते खाता हैं था। टेस्ट बड्स भी चेंज होते हैं ना। हाँ। हर 7 साल के बाद आपका टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। तो उससे भी होता है कि आपको कोई चीज़ जो पहले अच्छी लगती थी वो नहीं अच्छी लगती और दूसरी चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो मेरा ख्याल है वो भी एक टाइम आपको देना चाहिए बच्चों को। क्योंकि हैरान कुन चीज होती है बहुत सारे लोगों के लिए कि बच्चे सब्जी कैसे खा रहे हैं। हाँ। मैंने सारी जिंदगी इस उम्र में सब्जी नहीं खाई, मैंने जाके शादी के बाद खाई कि मेरे मियाँ को शौक है तो मैंने भी खाई। अच्छा जी, फ्राई करके खा लो या इस तरह खा लो। अम्मी ने चाइनीज़ में डाल के, मैं बहुत पिकी ईटर थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे सब्जियां खिलाने के लिए खुद चाइनीज़ बनाना शुरू किया। और मुझे उस ज़माने में सिर्फ चाइनीज़ में सब्जियां अच्छी लगती थी कि अच्छा जी वो सब्जियां। फिर आहिस्ता आहिस्ता भिंडी अच्छी लगने लगी, फिर टिंडे अच्छे लगने लगे। और हम जो स्लैम बुक नहीं होती थी उसमें हम लिखते थे हमारा सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा जो खाना है वो करेले और टिंडे और लौकी और इस तरह के ये सब लिखते थे हम। करेले तो मेरे अब फेवरेट हो गए। हाय हाय, हफ्ते एक पालक और एक करेले करेले वाकई फेवरेट है मेरे। लेकिन हम सब्जियों का बहुत बड़ा गर्व भी कर देते हैं, तो वो जो पका पको। जिस हालत में हम बच्चों के सामने लाते हैं तो वो यही कहेंगे कि ये क्या है। हाँ पूरी दुनिया में इस तरह से कोई सब्जी नहीं खाता बिल्कुल है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं हल्का सा stir fry। बॉईल किया और उसको, क्योंकि पूरी दुनिया में अब सैलेड इतने लोग खा रहे हैं, तो जब बच्चे हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को शौक हो जाता है। बैंगन का हम क्या हाल करते हैं भुर्ता बना के, तो हम शलजम की भुजिया, आलू भी की तो सोचे कि भुजिया। हम क्या करके सामने लाते हैं बच्चों को। तुम्हारे क्या फैमिली में डिफरेंस था? अम्मा ने किस तरह खाना खिलाया? तुम लोग तो ज्यादा बहन भाई थे ना? हाँ, और ज़्यादा बहन भाई के साथ साथ अम्मी बहुत एफर्ट करती थी खाने पे। अच्छा। बहुत मज़े का खाना हो, चटनी हो, साथ में सैलेड्स हो, लवाजमात और हाँ, लवाजमात बहुत करती थी। हाँ। तो वो जब अब मैं अपनी फैमिली में आई, जॉइंट फैमिली में, तो यहाँ भी बहुत था ट्रेंड के ये खाना हो वो खाना हो। तो आप मोस्टली बच्चों की तरफ से हट जाते हैं, आप फोकस करते हैं सास ससुर खुश हो, मियाँ खुश हो। और जब अनम हुई तो मुझे ये था कि जो ट्रेंड चल रहा है आप भी वैसे ही माँ बनने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे भी बेबी फूड खिलाना है अपने बच्चे को, मुझे भी ये खिलाना है, हाँ, वो ट्रेंड खिलाना भी है। तो होता है ना तो यहाँ। अब उस ज़माने में जो ट्रेंड चल रहा था तो माँ वही फॉलो करती थी। हर घर में वैसे ही सादा खाना बनता था। तो अब जब मैं माँ बनी तो वो हर कोई बेबी फूड खिला रहा है, बेबी को तो ये खिलाओ वो खिलाओ, खिचड़ी मत खिलाओ। मैंने भी वही किया, मैंने कहा मुझे भी ऐसे करना। वो बच्चा खाए नहीं, तंग करे, और फिर बेबी फूड स्पेशली आप लेके आए ढूंढ के, वो वाला बेबी फूड होना चाहिए। और बच्चे को फ्लेवर भी ये पसंद आ रहा है, किसी को बनाना फ्लेवर या किसी को मैंगो फ्लेवर, पर अब मैंगो शॉर्ट हो गया है, नहीं मिल रहा, वो बाहर से आएगा लंदन से। तो एक जिंदगी मेरी मुश्किल बना दी हमने, मैंने खुद बनाई। हाँ। मैंने खुद बनाई। जब मैं बच्चे को बचपन से एक छोटा मतलब कभी खिचड़ी खिला दी या कभी केला खिला दिया, जो आप खा रहे हैं वही खिला दें। और इसमें ताकत है, इसी में ताकत है। जब असद हुआ तो मैंने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। मैंने बचपन से उसको हल्का सा
कुछ खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया, उसने बोटी टेस्ट खानी। बर्ड तुमने अपने जैसे डेवलप करा हाँ, दिए। वो ससुर को देते, मैं कहा डैडी इसको खिलाते हैं, डैडी ने उसको बोटी भी खिला दी, बेटा इसने खाना खा लिया है वो, मैंने कहा ठीक है डैडी। तो वो ज़िंदगी आसान हो गई मेरी। तो जैसे पहले माएँ बच्चों को पालती थी, साफ़ सुथरा खाना बनाती थी, खाने बनाने में एफर्ट वो ज़्यादा करती थी, इस तरह की सिल पे पिसा हुआ खाना होना चाहिए और देसी घी में बना हुआ होना चाहिए। जैसे सर्दियाँ शुरू होती थी तो अम्मी देसी घी की खिचड़ी बनाती थी स्पेशल, जो हमें रोज़ खिलाती थी, बिकॉज इससे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग strong होती होती है, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो अब मैं भी बच्चों को, अब जैसे फैमिली मैं ही हूँ और बच्चे ही हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, तो एक दिन मैं अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ, तो कहती हूँ यही खाओ, यही है। फिर एक दिन मैं उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, मैं कहती हूँ पास्ता बना लेते हैं आज ये कर लेते हैं, फिर मैं कहती हूँ अच्छा तुम आ जाओ, तुम्हें क्या बनाना है, तो कहते हैं मम्मा आप ना ये चीज़ में सिर्फ, वो बड़े पर्टिकुलर हैं बच्चे कहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ उसमें अगर चीज़ी हांडी है तो चीज़ के अलावा कुछ और डाल दो, कहते हैं नहीं चीज़ ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मैं कहती हूँ आ जाओ बनाते हैं मिलके, तो मज़ा आता है इस तरह से। तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं आज के दौर में और पिछले दौर में। बच्चे हमें इतनी इजाज़त नहीं थी कि किचन में जहाँ अम्मियाँ नहीं जाने देती थी, मेरे अब्बू मुझे इजाज़त देते थे कि तुम जाके कुछ बनाना है तो बना लो, अम्मी कहती नहीं मेस नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं आ जाओ, मेस हो रहा होने, तुम लोग सीखो इस तरह, तुम्हें आना चाहिए। बॉन्डिंग का और हम थोड़ा सा ना उनकी बॉन्डिंग को क्रेव करते हैं। क्रेव करते हैं। हमारी अम्मियाँ तो कहती थी जाओ जाके वहाँ बैठ जाओ, हम चिपक रहे होते थे, हम उनकी बॉन्डिंग को क्रेव करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत वास्ट चीजें हैं कि वो अपनी बोरियत को दूर कर सकें। और खाना नहीं था, ऐसी हमारे चीज़ें- पास हमारी अम्मा का दुपट्टा ही होता था, उनको हाँ, पकड़े पकड़े अच्छे से वही, किचन में क्या उसी से खुशबू आती हम तो वी आर अ गुड लिसनर्स, हम लोग हाँ। अच्छे पेरेंट हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, सुनते हैं। हमारे पेरेंट नहीं सुनते, कह दिया ना बस हो गया, ये वाला चक्कर। तो ये एक बहुत डिफरेंस है। Difference एक है। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब हम बात करें पेरेंटिंग के ऊपर। अब हम जो है ना हम वो खुशनसीब माएँ हैं जो शायद एक अबनॉर्मल चीज़ से नहीं गुजरे हैं अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्मल चीज़ से ही गुजरे हैं, जो 19-20 हम अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। पर बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो और मुश्किलात से गुजरती हैं, स्पेशली जब बच्चा टीन एज में चला जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि वो जो एक पुराने ज़माने में एक ट्रेंड था ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, क्या करना है पढ़ के, एग्जैक्टली खाना ही तो बनाना है घर हाँ, में। ये शादियाँ ही तो करनी है, रंग काला हो जाएगा, आगे क्या करना है पढ़ा के। ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो घर एक औरत बनाती है ना, मर्द बाहर काम कर रहा है, उसको एग्जैक्टली अगर आप वो काम भी मर्द के सर पे छोड़ देंगे तो सोचिए उस बंदे पे कितना प्रेशर है। तो औरत और मियाँ बीवी को मिल के काम करना है ना, इसलिए औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। मुझे तो लगता है मर्द से भी ज्यादा जरूरी औरत का पढ़ा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली बात तो बावर कराएं माओं को भी और साथ उनकी बेटियों को भी, क्योंकि बेटियों का भी फिर माइंडसेट वही बन जाता था, क्या करना है पढ़ के, शादी तो हो जानी है। नहीं माशाल्लाह अब तो बड़ी इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं और अब तो वो बहुत कहती हैं कि जी हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना लेकिन चाहिए, अभी भी पढ़ा कुछ कुछ लिखा होना घर चाहिए। हैं गांव जो शाओं में same जो mindset है हाँ, उनका माइंडसेट देखो जब गांव शाओं के जो ऐसे घराने हैं ना जिन उनके पास पैसे मखसूस होते हैं, तो वो कहते हैं हम बेटियों पे क्यों इन्वेस्ट करें, बेटे पे करें, क्यों ना हम बेटों पे कर दें वही वो पैसा। mindset ऐसा वो माइंडसेट है, वो बदलना है ना। जी मेरे साथ इस वक्त पर्दे के पीछे हैं एक ऐसी खातून जो शायद शक्ल नहीं दिखाना चाहती लेकिन अपना प्रॉब्लम यहाँ शेयर करेंगी वो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्रा। निदा, मेरा मसला ये है कि अब जैसे हम लोग हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, हमने अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। वो जो कह देते हैं आज तक हम उसको उसी तरीके से करते हैं जब उन्होंने हमें समझाया या जो उन्होंने हमारी तरबियत की। उनकी बात, उनका हुक्म हमारे लिए आज भी उतना ही अहमियत रखता है। मेरे शौहर की इतने बड़े हैं, आज तक हिम्मत नहीं है कि वो अपने वालिद साहब के सामने उफ़ भी करें। उन्होंने जो कह दिया सर झुका कर सुनते हैं उनकी हर बात को। लेकिन मेरा अपना बेटा 13 साल का है, मैं इतनी परेशान हूँ उसकी वजह से। वो इतनी बदतमीज़ी करता है, इतनी बदतमीज़ी करता है कि हम उसको कुछ समझा नहीं सकते। कोई बात उनको बोलो, वो आगे से इस तरह से ज़बान चलाते हैं जैसे मेरे हस्बैंड कभी उसको समझाएं कि बेटा आप इस तरह से ना किया करो, बदतमीज़ी ना किया करो। अगर उसकी स्कूल में किसी से लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, वो जब तक मार ना ले उसको
अपनी पिटाई जो उसकी जितनी पड़ी है उतनी वो किसी की ना लगा ले, उसको सुकून नहीं मिलता। वहाँ नहीं होगा, घर में आके अपने छोटे बहन भाइयों को किसी ना किसी तरीके से उसने अपना बदला लेना है। अगर मेरे शौहर उसको समझाते हैं तो वो बाकायदा आंखें निकाल कर उनसे ज़्यादा गुस्सा करके उनको मतलब बताता है कि मुझे ये काम करना है, मतलब सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बराबर से ज़बान चलाना, हर बात का जवाब। मैं इतनी उसके इस रवैये से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि इसका मसला क्या है। अगर उसको पैसे चाहिए, एक कॉमन सेंटेंस होता है कि भाई अभी नहीं है, मतलब हर वक्त तो आप पैसे हाथ में नहीं देते ना, कभी मना कर दिया तो वो आगे से बोलेगा कि आप किसी से ले लें। अगर वो बोले जैसे मेरे पास नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले लें, लेकिन मुझे जो मैं कह रहा हूँ वो पूरा कर दें। तो मेरे हस्बैंड और मैं इतने परेशान होते हैं। मेरे जो घर के उसूल हैं, मेरे शौहर जिस तरह से हैं, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही हो, लेकिन बिल्कुल उसकी इस तरह की आदत है ही नहीं। बदतमीजी, हर बात का जवाब, आपने इनसे ज़्यादा उसके गुस्सा। दोस्त चेक किए हैं कि वो किस कंपनी में, वो किस सोहबत में बैठ रहा है? क्योंकि इस एज में बच्चे अपने दोस्तों से इतना इम्प्रेस होते हैं, और अगर ये चीज़ आपके घर में नहीं हो रही है, चीखम चिल्ली, या आपके इनके जो फादर हैं वो बहुत अच्छे तमीज़ से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, इसका मतलब ये कहीं और से सीख रहा है ना। एक वो तो को काउंसलिंग की ज़रूरत है। Exactly, क्योंकि इतना जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना, वो इस तरह फजूल में नहीं होता है। कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ट्रॉमा है, कोई बात grudge है ट्रिगर अंदर। कर रही है, उसका कोई ग्रज है Yes. जो उसके दिल के अंदर है, और वो एक्सप्रेस अपना वो एंगर से कर रहा है। एग्जैक्टली तो उसको वो बचपन definitely- से या तो घर में कोई ऐसी चीज देख रहा है जिसने उसको बर्दाश्त किया है, और अब वो इस एज में आके वो अपना जो ग्रज बना हुआ था अब वो चीज़ों पे निकाल। थेरेपीज़ को हम गलत समझते हैं कि थेरेपीज़ गलत है, लेकिन ये वही चीज़ है कि आपके माइंड से वो चीज़ वॉश आउट होती है कि जो भी चीज़ है बचपन में किसी वजह से, जो कुछ बच्चे कोई बीमार हो जाते हैं तो वो यही वाली बात है कि आप उसकी थेरेपी करवाएं। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आम लोगों से कनेक्ट करना चाहूँगी। जो आम लोग हैं ना, जो हमें देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा थेरेपी नहीं करवाते। इस वक्त अगर हम ये सवाल करें कि माँ बाप को इस रवैये को टैकल कैसे करना चाहिए, तो उसका जवाब मेरा जो ख्याल है, सबसे पहली बात, जो इनका जो बच्चा है वो माँ बाप की बात नहीं सुनेगा। ये किसी तीसरे बंदे को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो उससे ये उगलवाए कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि ये मसले की जड़ पे जाने वाली बात है, वरना बच्चे इस तरह फजूल में एग्रेसिव नहीं होते। अच्छा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आपका बच्चा जो है, आपके जैसे आपके हस्बैंड है, वो अपने घर वालों की बात हमेशा सुनते रहे हैं और जी करते दबते रहे हैं बहुत? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेटे ने ये कहीं फील किया हो कि वो गलत बात पे भी हामी भरते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है, और उस बच्चे के लिए वो चीज़ नागवार हो कि मतलब ये तो गलत बोल रहे हैं, तो मेरे बाबा क्यों उस चीज़ पे हाँ कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है, वो बच्चा नया जनरेशन है, आप उसका सोचने की, आप उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश और करें। फिर जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतने फरमाबरदार रहे हैं हाँ। कि उन्होंने कभी भी ना नहीं की, कि मतलब बात सिर्फ ये है सोचने वाली कि कभी हो सकता है कि आपके माँ बाप भी कभी गलत कोई बात कर जाएं, हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे आप लोग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप माँ बाप से गलत को गलत कह सकें, तो आप खामोश हो जाते थे और आप कहते थे जी लेकिन ठीक वो है। बच्चा देख रहा होता है। हाँ, बच्चा देख रहा होता है ना। अब वही बात है ना कि उसके दिमाग में अगर ये बात आ गई कि यार ये गलत कर रहे हैं, अब उसके अंदर भी वो हिम्मत नहीं आ रही कि वो अपने बाप से बात करे। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप को देखा है ना कि वो तो बस जी हजूर ही कर रहे हैं। ये अब चूंकि अब बच्चे थोड़े डिफरेंट हो गए ना, तो लोगों के जहन में क्या आता है कि नहीं ये वाले बच्चे तो बदतमीज है। बदतमीज नहीं है, वो अपने राइट पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वोकल है ना, अपने राइट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तमीज से ही बात करते हैं। हमारे बच्चे, मेरे तो कम से कम कभी ऊंची आवाज में मेरे से नहीं बात करते, आराम से ही बात करते हैं। तो एक घर का एक माहौल भी होता है, एक तरीका भी होता है। स्टार्ट बच्चा घर से different ही होता होता है। है, आप घर में ही चेक करें, कोई कहीं ना कहीं कोई चीज लैक हो रही है। और हो सकता है स्कूल से कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभार होता है ना, कोई बच्चा बुली कर रहा होता है, टीचर को भी नहीं पता चलता है, तो वो बच्चे की ना जो मसला है ना उसकी जड़ में और जाना हमारा बहुत एक और भी जरूरी है। माइंडसेट हम कहते हैं कि भाई इनके अब्बू इतने फरमाबरदार हैं तो मेरा बच्चा भी फरमाबरदार हो। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे नहीं सप्रेस होकर रह सकते, वो कहते हैं कि नहीं हमने तो बोलना है, गलत हो रहा है तो हम गलत बोलेंगे। और अपने राइट पे बात करनी चाहिए। बहुत सारे जो अच्छा, दूसरा एक और बात देखें, पता है बदतमीज बच्चे उस जमाने में भी होते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के ज़माने में। उस ज़माने में भी अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बच्चे होते थे,
और आपके अगर 4-5 बच्चे हैं, उनकी सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो मैं आज के दौर की बात नहीं करी, पहले के दौर की भी हमने सुना हुआ है कि अगर मेरे अगर अब्बू के 5 बहन भाई हैं, तो मेरे अब्बू सबसे छोटे थे और उनका सुना जाता था कि जी उनकी तो बहुत चलती थी घर पे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। दूसरा जो उनके जो भाई थे वो बेचारे सीधे साधे थे, उनका नहीं इतना सुना जाता था घर में। Strong तो personality। किसी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। दूसरा वो जो 13 साल का बच्चा है, उसको उसकी सोहबत आप चेक करें। 3-4 चीज़ें जिस पे आपने, अगर वो थेरेपी पे नहीं जा रहा है तो कम से कम आप काउंसलिंग पे जाएं और आप एज पेरेंट पूछें काउंसलर से, जो आपको प्रोफेशनली हेल्प करेगा, बिल्कुल। शायद हमसे ज़्यादा बेहतर मशवरे देगा। Definitely हमसे बेहतर देगा, उन्होंने पढ़ा क्या हुआ है। करना है। और ये एज भी है टीनेजर में जब बच्चे आते हैं, जो टीन्स में होते हैं, उनके वैसे भी वो बहुत फाइट्स चल रही थी, लड़कों की बॉडी शेप चेंज हो जाती है, फेस चेंज हो जाता है, तो वो उस वजह से खुद भी लड़े होते भाई हैं। अंदर for हार्मोन्स example, चेंज होते हैं ना, Hormones puberty आती है, change आपके हो रहे हैं, हार्मोन्स हाँ। चेंज हो और रहे हैं। लड़के- फॉर एग्जाम्पल जब मेरा बेटा 13 साल का हो रहा था, तो मैं इन चीज़ों से इतना थी ना कि उसकी सोबत ऐसी ना हो वैसी ना हो, मैंने क्या करना शुरू कर दिया था, मैं उसको बाहर नहीं जाना देती थी। मैं कहती थी ओए गाली नहीं, ये नहीं, वो। मैंने उसको ज़्यादा टच मी नॉट बना दिया, तो क्या होता था, मेरा मियाँ परेशान हो गया। वो कहने लगा कि ये तो वो घर आता तो उसके दोस्त ही बनते थे, नहीं मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा, वो उसने गाली दे दी, उसने ये कर दिया, उसने वो। तो मेरे पास शो पे आती थी एक काउंसलर, तो मैंने उनसे पर्सनली जाके पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे नहीं लड़के पालना आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे मियाँ कहता है तुम्हें नहीं आता पालना। तो फिर उसने कहा कि तुम उसको थोड़ा सा ये समझाओ कि तुम्हें गाली देने को मना किया है, कोई और अगर दे रहा है तो तुम दुनिया से कट ऑफ नहीं हो सकते। तुम ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बुरी चीज करे तो तुम यूं दुबक के बैठ जाओ। बिल्कुल। तुम्हें उस दुनिया में जाना है, तुम्हें उसको अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना, लेकिन तुम्हें उसी में सरवाइव करना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसे बाहर निकालना शुरू किया, उसे क्रिकेट खेलना शुरू किया लड़कों के साथ। कोई अगर बुरी, उसको ये बता दिया, बेस बना दी, भाई ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है। नहीं, 13 साल की उम्र बहुत खतरनाक हाँ, एज है। खतरनाक होती है। मेरा बेटा भी 13 साल का ही है। 12 13 साल लेकिन से लेके 21 अगले साल की उम्र तक जो है ना, बहुत खतरनाक 12, एज है। 13 बहुत खतरनाक एजेस है। लेकिन अब आप माना कि आपके घर वाले, आपके माँ बाप बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हैं, लेकिन अभी आप अपने बेटे की एज पे आके और उसकी लेवल पे आके उससे बात करें। दूसरी एक और बात ये है कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दें। कभी कभार वालिद जो हैं और बेटे के बीच में एक रिफ्ट आ जाती है हाँ, स्पेशली इस एज पे। इस एज में, ठीक है ना, कि वो वालिद तो बिल्कुल, माएँ तो फिर थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेती हैं, वालिद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि बेटे ने आंखें निकाली बिल्कुल कैसे। बिल्कुल। तो कभी कभार माओं को बीच में ब्रिज बनना पड़ता है मियाँ के और बेटे के दरमियान, ताकि वो सीज फायर का काम माँ करे। तो इस वक्त इसलिए हम कहते हैं ना बच्चों को, माओ औरतों को, लड़कियों को एजुकेशन की ज़रूरत है कि अगर वो एजुकेटेड होंगी तो उनको ये ब्रिज बनने का काम या कुछ ऐसी चीज़ें पेरेंटिंग के हवाले से ही वो उसको टैकल कर पाएंगी। बिल्कुल। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी, उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी, उनको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने बात करनी कैसे। पेरेंट बहुत खतरनाक टास्क है। हाँ। और ये वाली एज बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक। और कोशिश करें प्लीज़, अगर काउंसलिंग कर सकें, किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकें, क्योंकि सबसे बेस्ट मशवरा तो वो ही देंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पहले तो आप काउंसलिंग करें, उसके साथ खुद बैठ। मुझे लगता है काउंसलिंग का एक माइंडसेट है कि जाएं, आप खुद भी कर सकते हैं काउंसलिंग। सुनना है आपने, आम लोग आप नहीं सुन जाते, नहीं हम पता बोल बोल होता के थक गए, लेकिन शुक्र है थोड़े बहुत लोगों को लेकिन समझ भी एक तो आई है। हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग बड़ी मुश्किल है। हाँ। एक तो महंगी, हाँ अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं 6-6 महीने के बाद के। एग्जैक्टली, जब तो मामला कहीं से कहीं पहुंच कहीं जाए। से कहीं भी से पहुंच कहीं जाता है, तो पहुंच ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप ये चेक करें कि हर बंदा काउंसलिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि 99 पे, जैसे मैं भी आपको बता रही थी, कितने इस वक्त स्ट्रेसेस और कितना मेंटल हेल्थ लोग इस चीज़ के इश्यूज को डील कर रहे हैं इस वक्त। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, अब खाना ऐसा क्या पका रही हैं, खाने में क्या जा रहा है, क्या वो बहुत गोश्त खा रहा है, ये भी चीज़ें हैं। अब ये पहले तो हमें बातें नहीं पता थी, अब हमें ये पता है कि ये शुगर की इनटेक या कुछ ऐसी चीज़ों की इनटेक, ये आपको और अगर Aggression आपके देता है। इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज, तो ये आपको और ट्रिगर करती हैं। तो आप वो भी पता लगाएं, थोड़ी बात की जड़ तक पहुंचेंगी। ये आप चुप करके डांट के उसको नहीं बिठा सकती, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल थोड़ी मेहनत डांट तो मांगती है। बिल्कुल भी नहीं सकते। एग्रेसिव बच्चे को अगर आपने डांट दिया, फिर तो वो और मजीद एग्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि इतना खुद में इतना उनका एग्रेशन में पैदा हुआ है, वो अजीब उनके अच्छा, अंदर अब embedded देखिए रोक टोक, रिस्ट्रिक्शंस आजकल के ज़माने में आप लोग
आप लोगों के क्या दिमाग में है, कितनी तक होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़माने में था कि 9 बजे लड़के भी घर से बाहर नहीं रहेंगे, होता था कि बस ये इस मगरिब के बाद बाहर नहीं रहना, वो तो हमारा एक है। सर्टेन टाइम तक। हाँ, मेरे तो बच्चे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है मैं मगरिब के बाद तो नहीं, मगरिब की अजान से पहले जैसे कभी पार्क गए हुए होते हैं ना, तो वो जैसी अजान हुई तो उनको पता चला अरे अजान हो गई, तो वो बेचारे इतने स्पीड में भागते हुए आते हैं कि जब वो घर पहुंचते हैं तो हाँप रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, पानी पी लो पहले, फिर नमाज पढ़ लेना। तो अभी छोटे, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई 19-20 साल का बच्चा लड़का होगा उसको मुझे नहीं पता कैसे अभी हैंडल करना है, लेकिन वो शायद थोड़ा मुश्किल होता है। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को, क्योंकि आपके भी टीनेज बच्चे हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, माँ बाप को ना गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ता है। माँ बाप को कभी दोस्त बनना पड़ता है, कभी टीचर बनना पड़ता है, और कभी जो है बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भी पता है जो माँ बाप को नहीं पता होती। मगर अगर माँ बाप ईगो में ये जान लें हमें सब पता है, तो इसलिए माँ बाप को, मैं कहती हूँ आजकल के माँ बाप को गिरगिट की तरह रंग, मेरे बच्चे सुन रहे होंगे अब मेरी टेक्निक पता चल जाएगी उनको कि कभी कभार वाकई हमें बच्चा बनना पड़ता है उनके आगे, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें हमसे ज़्यादा पता होती हैं, वो हमें तो इसीलिए आजकल के माँ बाप को सिर्फ एक सख्त माँ बाप नहीं होना चाहिए। हाँ। उनको बच्चों को लिमिटेशंस बतानी है कि भाई ये है तुम्हारी लिमिट, इससे आगे नहीं है। हाँ, लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ तक है तुम्हारी लिमिट, इसके आगे नहीं है हमारे घर में इजाजत। आप लिमिटेशंस तो वो नहीं कर सकते, वो तो खैर बच्चों को खुद को भी पता है कि हमारी क्या लिमिट्स है। देखो, आपके घर की लिमिटेशंस अलग होंगी, मेरे घर की अलग होंगी, सुनीता आपके और आपके घर की अलग होंगी। बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं उनके माँ बाप उनको तो ये दे देते हैं इजाजत। हाँ, ये बड़ा मसला है क्योंकि बच्चों मेरे की ये बच्चे होती यही है। कहते हैं वो तो मगरिब के बाद भी स्टे करते हैं पार्क में, हमें क्या, हमें क्यों रोक टोक है। वो बात आपको फंस जाते बच्चों को हैं। ये बावर कराना पड़ेगा बचपन से ही कि भाई उनका घराना कैसा हो, हमारे घर में ये नहीं होता। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ भाई हमारे घर मैं का रूल है आजकल के ये। पेरेंट को यही समझाती हूँ कि नो सुनने की आदत अपने बच्चों को डालें। हाँ। क्योंकि हर चीज पे हम कहते हैं ये चाहिए जी, हाँ ठीक है, ओके बेटा, वो करना है, हाँ हाँ ओके, जब फिर आप जब नो करते हैं ये प्यार तो वो मोहब्बत है एकदम ही यूं- नहीं ना, माँ बाप खड़े खड़े हो होते हैं, ये जाते प्यार मोहब्बत है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन मेरी एक जब आता है कि नहीं इतने बजे के बाद आपने घर में होना है, या आप कहाँ हैं तो मुझे पता हो, तो वो 24 आवर्स का लाइक फोन पे हाँ, उसकी फोन पे अम्मी होता से मैं इन टच हूँ, कितने बजे घर से निकला क्या है, ताकि मुझे कहीं पे कोई वो ना हो कि मुझे लाइक चीट करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। तो आपको माँ को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, अब जैसे मेरा बच्चा चूंकि रोइंग पे जाता है तो मैं उसको कहती हूँ भाई मुझे एक मैसेज करके बता दिया करो कि तुम पहुंच गए हो या अब निकल रहे हो, मगर वो इतने ढीले हैं ना, बताते नहीं है, फिर मुझे ही फोन करना पड़ता है भाई इसी निकल को गए। कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोक टोक कितनी होनी चाहिए, उसकी उसका पैमाना कितना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सीखना और समझना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बच्चों की पेरेंटिंग पे बात करें, और अभी हम जाने से पहले बच्चों की रोक टोक, रिस्ट्रिक्शंस उनको किस तरह लगानी चाहिए इस वक्त इस दौर के हिसाब से, ये हम बात करते हैं। सुनीता, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे एज में हैं, लेकिन बचपन से ही जितनी भी एज का हो बच्चा, मैं कहती हूँ 100% में से आपको 80% पे यस बोलना चाहिए और 20% पे नो बोलना चाहिए। जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हो ना उस पे आप नो बोलें। तो उस वक्त जब आप नो बोलते हैं ना तो उस बात की अहमियत रह जाती है, ताकि आपको पता हो, आपके बच्चे को पता हो कि हाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रहे, लेकिन ये बात वाकई ही कुछ ऐसी होगी जिसके ऊपर हमें मना किया गया। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरा भी यही मानना है कि बहुत रोक टोक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को ना कहनी नहीं है, उसको ना सुनने की आदत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ पैसे की फरावानी है, और उनके लिए कोई खिलौना खरीद के देना या पॉकेट मनी ज़्यादा देना बड़ी बात नहीं होती, मगर ये बात मेरे मियाँ की मेरे कानों में गूंजती रहती है हमेशा कि बच्चे के अंदर प्यास रखो। अगर प्यास नहीं रखोगे तो वैल्यू उसको पता है ना? अहमियत ही नहीं होगी किसी चीज़ की कि भाई कोई अहमियत है। सो बजाय ये कहने के कि फ़ौरन उसकी एक मुंह से निकालते ही पूरा करो, अगर आप पूरा कर भी सकते हो तो ना करो थोड़े वक्त तक।
मुझे लगता है 50% हाँ और 50% ना होना चाहिए, इतनी रोक टोक होनी चाहिए, चीज़ें बैलेंस होती हैं। हाँ, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लेवरेज ले जाते हैं कि हाँ ये तो मान जाएंगी मम्मा, हाँ। क्योंकि बच्चे बड़े ज़बरदस्त ब्लैकमेलर्स भी होते हैं। एग्जैक्टली। बच्चों को बड़ा पता होता है माँ बाप का, जैसे माँ बाप का हमें पता है बच्चों का, तो बच्चे भी बड़ा एक्सप्लॉइटर होते हैं। हाँ। उनको पता है कहाँ एक्सप्लॉइट करना है। दूसरा, अगर आप देखें आजकल, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए, अब सारे सबकी औलाद सांझी होती हैं, ड्रग्स और ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। अपने बच्चों को ज़्यादा पॉकेट मनी ना दें, पैसे ज़्यादा होंगे तो फिर उनको खर्च करने के लिए जो है, मैंने देखा है माँ बाप बहुत सारे बच्चों को हज़ारों में पॉकेट जान मनी छुड़ाने के लिए पैसे दे देते हैं। ये लो पैसे। गलत है। चाहे आप कितना भी कमाते हो, आपने उनकी वक्फ करनी है पॉकेट मनी। मेरे अब्बू कहते थे ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। बेहतरीन बात है। हाँ। तो मैं तो इस बात को बहुत करती हूँ कि मैं 50% हाँ बोलती हूँ, 50% ना बोलती हूँ। और ये तो बातें ऐसी हैं जो कोई भी ज़माना हो, मतलब आज से कोई 2050 की भी अगर ज़माना होगा ना, उस वक्त भी ये बात लागू होगी। और ये जो आप कह रहे हो कि जहाँ बहुत पैसों की आना जाना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह का दिया, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा हुआ है, हर चीज़ की कदर दिलाई हुई है। कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ठीक है बाबा आप गाड़ी सुबह लगवा दो, उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी में मैं जाऊँगा, बेटा वो मेरी गाड़ी, आप बस से आओ या रिक्शा टैक्सी से आओ, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से स्ट्रगल की जाती है। और ये गाड़ी बेटा ऐसे रेडीमेड नहीं आई, मेहनत करके आई। तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके फादर्स अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा गाड़ी से मैं जाऊंगा। हाँ, तो फिर उनके बच्चे कामयाब भी तो होते बहुत हैं। कामयाब होते हैं। तो ये जब शुरू में आपको सख्ती आप दे देते हो ना बच्चों को, आगे जाके उनके लिए बहुत आराम होता है। हाँ, उनको आदत हो जाती है, सख्ती हो जाती है। अच्छा, दूसरी एक और बात ये है कि अगर आपने इनको पैसे भी दिए हैं तो आपको पूछना भी जरूरी है, आपने बहुत कहाँ जरूरी, खर्च किए हैं। क्या खरीदा, क्या नहीं। जो बच्चे ड्रग्स में पढ़ते हैं उनके पास इतने पैसे होते होंगे तो वो खरीद पाते होंगे ना, वरना मुफ्त बगैर पैसों के तो ये चीज़ें नहीं मिलती। नहीं। तो ऑब्वियसली फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कन्फेशन बॉक्स में इरम है और इरम अपनी प्रॉब्लम बताएंगी। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरम है और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी है माशाल्लाह से, तो उसको मैंने बहुत अच्छे स्कूल में हम हस्बैंड वाइफ ने लगाया कि भाई ज़ाहिर है अच्छी इसकी तालीम और तरबियत हो जाए। अब मसला यहाँ आया कि हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा मजहबी है और ज़ाहिर है स्कार्फ वगैरह लेते हैं, हमें सिखाया गया है कि किस तरीके से आपने बाहर जाना है, दुपट्टा किस तरीके से वेयर करना है। अब मेरी बेटी को थोड़ी सी बड़ी हुई है, वो 14-15 साल की, तो उसने मतलब अपनी इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करना। उसको ये होता है कि आप तो बहुत ही पुराना माइंड सेटअप है आपका और मुझे तो जीन्स भी पहननी है या मैं बाहर अपनी मर्ज़ी से जाऊँ, दुपट्टा उसने वेयर नहीं करना होता। अक्सर ये होता है, मैं उससे कहती हूँ कि अगर आप जीन्स भी पहने तो आप एक स्ट्रॉलर वगैरह ले लें, लेकिन वो इस चीज़ को वो कहती है नहीं, आपको नए ज़माने की वो नहीं है, सेंस नहीं है, समझ नहीं है, आप समझती नहीं है, आजकल का माहौल चेंज है। जबकि आजकल मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि जो माहौल है उसके हिसाब से। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होती हूँ। इनके बाबा भी ज़ाहिर है, फिर हमारे घर में प्रॉब्लम्स होती है, वो कहते हैं कि तुम सही नहीं बताती हो या तुम इसको सही से गाइड नहीं कर रही हो, ये क्यों इस तरीके से निकल जाती है। निकलना, पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं, फ्रेंड्स वगैरह के जो सर्कल होते हैं उसमें उसको जाना होता है, जबकि हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि वो जाए, लेकिन वो बसें तो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे आपस में। तो ये मसले बहुत चल रहे हैं, तो इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि उसको किस तरीके से समझाया जाए, अच्छी तालीम के लिए भेजा है। पर वो बच्चे तो दूसरे ही तरीके से उस चीज़ को फॉलो करने बैठ जाते हैं कि उनको इन चीज़ों का ही सेंस ख़त्म हो गया कि घर का माहौल क्या है या हमारे क्या घर में हमारे ज़ाहिर है जो हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया है कि दुपट्टा लेके आपने तरीके से कहीं भी जाना है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहाँ नहीं सही लगता, लेकिन उसको लगता है कि हमारा पुराना जहन है, हमें वो चीज़ों का सेंस नहीं है, ये नया ज़माना है तो हमें तो ये सब कुछ करना है इस टाइम के हिसाब से। तो इस चीज़ को लेके हमारे घर में हस्बैंड वाइफ का भी ज़ाहिर है हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात हो रही होती अच्छा, है। मेरा मशवरा आपको ये है कि बिल्कुल एक्सट्रीम पर आप उसको ले जाकर अगर समझाएंगी कि ये कर लो तो शायद आप मुश्किल में फंसेंगी। अगर आप कोई बीच का सॉल्यूशन निकाल ले,
अगर कोई बीच का सॉल्यूशन निकल जाए तो बच्चे आराम से मान भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि फिर वो छुप के ये चीज़ें करनी पड़ती। आपके घर से बुर्का पहन के निकले, आपके घर से कवर करके निकले और वहाँ जाके वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पर हो जाए। तो इसलिए और बच्चियाँ ऐसा कर रही हैं बहुत सारी कि वो घर से निकलती हैं वैसे जैसे माँ बाप कहते हैं और उसके बाद जाके वो बिल्कुल बदल जाती हैं कि खुद माँ बाप भी ना अपनी बच्चियों को पहचाने कि ये उनकी बच्चियाँ हैं। तो थोड़ा सा आपको कोई एक बीच का एक चीज़ पे आपको भी आना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा उसको भी आना पड़ेगा कि बिल्कुल ही वो आपे से बाहर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो आपसे छुप के करने लगी तो फिर आप क्या करेंगी? इस्लाम भी गन पॉइंट पे तो नहीं फैला था, प्यार मोहब्बत से ही फैला था। तो मेरा ख्याल से ठीक है, आप जो कह रही हैं आपका घर का माहौल है वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो ज़ाहिर है अब हम उसको ज़ोर ज़बरदस्ती पे तो नहीं करवा सकते। लेकिन ये है कि जैसे वो किसी दावत में जाती है या किसी गेट टुगेदर्स में जाती है, वहाँ आप साथ जाएं, चाहे वो अपने हिसाब से जो भी पहन रही है, लेकिन माँ साथ है। पहले एक वक्त आएगा जब उस बच्ची को समझ खुद ही समझ में आ जाएगी, आएगी। बिल्कुल। और ये वो कहते हैं ना, ऊपर से ही आपको एक आती है, आपके जहन में खुद ब खुद आता है, आमद होती है। आमद होती है, तो फिर ही आप करते हैं, अदरवाइज किसी और के कहने से आप नहीं करते। नहीं कर और सकते। मुझे लगता है हम बच्चे को रियलाइज़ नहीं करवाते कि दुपट्टा पहनने का मकसद क्या है। हम दुपट्टा आपको पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? कि आप पढ़ने अगर जा रही हो, एक बच्ची पढ़ने जा रही है और ऐसी ड्रेसिंग करेगी, अकेली जा रही है, अकेले ट्रैवल कर रही है, बस से ट्रैवल कर रही है, तो अगर बगैर दुपट्टे जाएगी या सही से ड्रेसिंग नहीं करेगी तो जिसको उसको नहीं भी देखना, एक अगर इंसान हमें उसको ना दुपट्टे उसको में लॉजिक आजकल के देनी बच्चों है। को लॉजिक देकर समझाना पड़ता समझाना है। कि हम तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, रीज़न डायमंड्स की ही तो ज़्यादा वो कहते हैं ना चौकीदारी की जाती चौकीदारी की है, जाती जो है। प्रेशियस चीज़ें हैं। अक्सर बेटियों को लगता है कि उस लड़के को, आपने बेटों को आज़ादी दे दी, हमें नहीं दी। तो हमें अपनी बेटियों को ये बताना पड़ेगा कि वो हमारे लिए कितनी प्रेशियस है। जब मैं कॉलेज अगर आप ये उनको बावर करा देंगे कि वो हमारे लिए कीमती हैं, वो प्रेशियस हैं, प्रेशियस है, तो उनकी हिफाजत हम कर रहे हैं ना, कि उनको कोई आँच ना पहुँचे। आँच ना और जाहिर है सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास होता है ना कि अगर आप थोड़ा ढकी छुपी, जिस तरह का माहौल है, जैसा देश वैसा भेस, ये वाली बात आप उनको समझाएं तो शायद वो समझ जाए। लेकिन अगर आप सख्ती करेंगी और तो फिर यही आपसे झूठ बोलना और शुरू हो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल से आप माँ हैं, आपको बिल्कुल दोस्त बन के अपनी बेटी के साथ खड़ा होना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर इन लॉज के साथ हैं तो उनका प्रेशर अलग आ रहा है, आपके हस्बैंड का उस पर प्रेशर अलग आ रहा है, तो वो बेचारी बागी हो जाएगी। और कोशिश करें किसी तरह से आपके हस्बैंड भी ये वाला प्रोग्राम देखें, तो उनको भी समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। क्योंकि वो वैसे तो होता है ना, हस्बैंड्स अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं अरे भाई क्या बात कर रही हो तुम, लेकिन वो बात है ना, तीसरे की बात थोड़ी सी लग जाती है, समझ आ जाती है, तो उनको भी बैठ के ये रात में रिपीट होगा ना शो, तो उनके सामने लगा देगा। जनरेशन है ये, इतनी आसानी से मानते नहीं, इनको बहुत प्यार से समझाना। सच्ची बात तो ये है कि हम वो माँ बाप हैं कि हम एक हद तक एक ज़माने में अपने माँ बाप से डरते रहे, अब हम अपने बच्चों से डर रहे हैं। बिल्कुल, हम वो माँ बाप, हम वो जनरेशन है जो बीच में फंस के रह गई है, फंसी हुई जनरेशन है। बिल्कुल। और हमें डर यही है सिर्फ कि हमारे बच्चे कोई इंतहाई कदम ना उठा ले, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा कदम उठा लें जिसकी वजह से आप बाद में पछताएं। सो इसलिए हम थोड़ा डर डर के चलते हैं अपने बच्चों की मोहब्बत में। तो अब नेक्स्ट मेरे पास खातून है साइमा, और साइमा क्या कहती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी जी। मेरी बेटी की एज 15 ईयर्स ओल्ड है, 9th क्लास में पढ़ती है। मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। असल में उसको मैंने जो स्कूल में डाला था, उस स्कूल में डाला है, ठीक है। अब वो स्कूल में जाती तो है, लेकिन उस स्कूल में उसको एक क्लास फेलो कोई लड़का है जो उससे उसने दोस्ती कर ली है। अब वो दोस्ती के बाद वो अचानक दोस्ती किस चीज़ में मुब्तला हो रही है ये समझ में नहीं आ रही है। मुझसे छुप छुप के वो 2-3 मरतबा जाके उसके साथ मिली है। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी किस तरफ जा रही है। इस चीज़ को मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आखिर कहाँ पर ऐसा मुझसे गलती हुई है कि मेरी बच्ची मुझे इस तरह से चीट कर रही है, और वो इस कंडीशन में है, मतलब इस उम्र में है, जो कि इस वक्त उसकी बहुत छोटी एज है। जब मुझे पता चला तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की। मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा आप गलत पे चल रही हो, तो वो इस बात को लेकर मुझसे बहुत लड़ी और कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, और
दोस्ती के साथ साथ वो मतलब मुझे उसके ऊपर मतलब पर ये हो रहा है कि वो दोस्ती नहीं है, वो कुछ और ही चल रहा है कि आगे से वो मुझे कहती है कि मुझे तो आगे इसका लाइफ पार्टनर बनाना है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सी एज में वो अभी से इतनी आगे की बातें कैसे सोच रही है, जबकि मोबाइल फ़ोन किस एज में दिया है? अभी 1 आध साल पहले। क्यों? आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की ना, 12-13 साल की एज में बच्चों को, मैं पेरेंट को ये लाइक एडवाइस करूँगी कि बहुत बहुत अर्ली एज है, आपने उसको मोबाइल दे दिया और आपने समझें उसको अपने हाथ में पूरी दुनिया से वो कनेक्टेड है, तो ज़ाहिर सी बात है ना। देखें आप, मेरा मशवरा ये है कि बच्चों को 16 साल में आप बच्चों को मोबाइल दें। आपने 13 साल में वो बच्ची, अभी ज़ाहिर है ग्रोइंग एज है, वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, उसके लिए नई नई चीज़ें, एक चार्म है, उसको एक ग्लैमरस ज़िंदगी है, तो वो तो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और इस एज में क्या होता है बच्चियों को ना, अगर कोई लड़का ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देता है, चाहे वो कैसा भी हो, काला पीला मैला हुआ, जो उनके काबिल भी नहीं होता, वो उससे अट्रैक्ट होती है। ये हार्मोन्स होते हैं। तो जो तवज्जो उसको थोड़ी सी ज़्यादा कहीं से भी मिलेगी ना, वो उसी तरफ माइल होगी। ये ऐसा होता है। सो आपको उसको उसकी दोस्त बनना पड़ेगा, आपको उससे बात पूछनी पड़ेगी, क्या है वो, तुम्हें ऐसा क्या कहता है, क्या। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ शर्म वाली लिमिटेशन बीच में आ जाती है। बहुत सारी माएँ जो हैं, उनका जनरेशन गैप भी होता है बच्चियों में, उम्र का भी बहुत फ़र्क होता है, तो वो वहाँ नहीं खुद पहुँच पाती। तो कभी कभार क्या होता है, बड़ी बहनें हेल्प करती हैं। अगर माएँ बड़ी बहनों को कॉन्फिडेंस में ले लें छोटी बहनों के लिए, तो वो बहनें जो है ना, वो वाली चीज़ बहनें शेयर करती हैं बच्चियों से। अच्छा, हम भी कोएड में पढ़े हैं, हमारे भी बॉयज़ के साथ फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन उस वक्त इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी कि बॉयज़ के साथ हम लाइफ पार्टनर, हम तो बिल्कुल लड़कों की तरह ही खेलते थे या उनको लड़की बना लेते थे। अब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसमें टिकटॉक है, इंस्टा है, हर चीज़ है, तो लोगों को ये पता लगता है कि अच्छा, अगर मैं लड़के से दोस्ती करूँगी तो वो उसमें एक डिफरेंट फीलिंग आ जाएगी, और फिर हम लाइक एक अलग दुनिया बनाएंगे, लाला लैंड में चले जाएंगे। तो ये सब फ़ोन की वजह से। आपने बहुत अर्ली एज में अपनी बेटी को फ़ोन दिया है। मैं आपसे ये कहूँगी कि या तो आप अभी उससे फ़ोन ले लें और प्यार प्यार से उससे ये चीज़ें हैंडल करें, उसको तवज्जो दिलाएं पढ़ाई में, उसके साथ साथ रहें, उसको अटेंशन दें। ऐसे बच्चों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब आपका घर का माहौल क्या, ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा सा, मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बताएं। मैंने अपने बच्चों को 11 पे फ़ोन दे दिया था। ओके। क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स के पास फ़ोन था। हाँ। और कम्युनिकेशन में मेरे लिए भी बहुत आसानी थी। मुझे लगा कि नेसेसिटी है, मुझे देना पड़ेगा, और मैंने दिया। जहाँ तक इनकी सिचुएशन का ताल्लुक है, अगर उसकी किसी लड़के से हो गई है दोस्ती, तो क्या हुआ? आप क्या उससे ये नहीं कह सकती कि अच्छा, अगर तुम उसको पसंद करती हो और वो भी तुम्हें पसंद करता है और तुम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, तो आपस में ख़ानदान में क्यों नहीं मिल लेते? मतलब तुम्हारे लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली आपस में मिले, अगर उनको अच्छा लगे कि हाँ भाई अच्छी फैमिली है, आगे जाके बात बन सकती है, तो मंगनी भी तो हो सकती है ना। वैसे तो एज आपकी 18 है, अगर 15 पे आपकी मंगनी भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपकी बच्ची 13 की है, 15 की है? 15 बोला ना उन्होंने, 15 साल की 15 की, 15 की, हाँ। और उसके बाद अगर बिल फर्ज आपको वो फैमिली नहीं अच्छी लगी, तो कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से आपको वो फैमिली नहीं अच्छी लगी, तो आप अपनी बच्ची को समझा सकते हैं ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इस लड़के से तुम्हारी नहीं कर सकते, किसी और को देख लो। तो मेरी सोच ये है, जैसे बच्चों को, तुमने यही कहा ना, हम पिछले उसमें सेगमेंट में भी ये बात करते हैं, बच्चे को लॉजिक्स चाहिए, उसको सिर्फ ये नहीं चाहिए नहीं हो सकता ऐसा, मना हो गया, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। बहुत अर्ली एज है उसकी, अब 15 लाइक शादी 15 साइमा, क्योंकि तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो, हर चीज़ जैसे जल्दी हो रही है ना, तो ये भी, और ये वाली अगर चीज़ फोन भी, छीनना जो है ना, वो तो सबसे बड़ी गलती है। छीनना नहीं, लेकिन देखो देना ही गलत है ना। आपने उसको एक ऐसी चीज लेकिन पे अब लगा तो दे दिया ना। लेकिन मॉनिटर रखें ना आप, अगर फ़ोन दे दिया है, क्योंकि आजकल के ज़माने की ये ज़रूरत है, उनकी सिक्योरिटी की वजह से भी फ़ोन की ज़रूरत है। भाई कहाँ हो, कब पहुँच रहे हो, किस तरफ पहुँचे हो, ट्रैफिक में फंस गए हो, क्या है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और बच्चे से डायलॉग करना
बहुत जरूरी और है। पुराने ज़माने में जल्दी शादियां हो जाती थी, उसका रीज़न भी ये था कि बच्चे गलत उस पे ना चले जाएं। गलत tracks पे ना हाँ, अगर कोई एक दूसरे को पसंद कर रहा है तो उनको जल्दी शादी दूसरा करने दें। सुनीता की बात को मैं सेकंड ये करूंगी कि इस तरह बच्ची की भी तो आंखें खुल जाएंगी कि जो सामने वाला है उसे उल्लू तो नहीं बना रहा, एग्जैक्टली। कि भाई उसे सुहाने ख्वाब तो नहीं दिखा रहा। अगर वो उसको अपने घर पे ले जाके रिश्ते नहीं मांगने आ रहा, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। हाँ। फिर वो उस लड़के से बात करेगी ना कि तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आ रहे। Exactly. क्या पता उसी के घर वाले मना कर दें। लेकिन सुनीता देखो, बात ठीक है, तुम कह रही हो अच्छी बात है शादी की तरफ, लेकिन अभी वो इस एज में है कि उसको अभी पढ़ाई की तरफ जाना है। देखो ये जो रिलेशनशिप्स आपके दिमाग में बनना शुरू होते हैं ना कि अच्छा अब उसको हो सकता है वो ज़्यादा सीरियस हो गई हो, अगर अल्लाह ना करे सामने से कोई नेगेटिव बात आती है तो बच्चियाँ बहुत यंग एज में ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं। तो अभी उनका दिमाग हटाने के लिए कि बेटा अभी आपकी एज है, आपने पढ़ना है, आपने एक बड़ा इंसान बनना है, उसके बाद जब आपका टाइम आएगा। मसला ये साइमा, नहीं समझते। पहले फोन्स नहीं होते थे। देखो हमारे ज़माने में फ़ोन्स नहीं होते थे हमारे पास, तो अगर हमारे अम्मा अब्बा ने हमें समझाया ना तो हमारे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए ना, हम समझ गए। हमारे बच्चों के पास फ़ोन है, अगर हम उन्हें कहेंगे कि तुमने ये नहीं करना तो वो उनके पास तो फ़ोन है, वो हमें कहेंगे हाँ हम नहीं कर रहे और वो कर रहे होंगे। लेकिन तो जब वो हमारे नाक के नीचे ही छुप के करेंगे, नहीं, आप 24 घंटे मॉनिटर बच्चे को नहीं कर सकते। कैसे करें? बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन आप लोगों का मशवरा है, ज़ाहिर है वो मदर हैं जो बेहतर समझे, बट अगर मैं उनकी जगह होती तो ये स्टेप कभी ना लेती। मैं समझाती, चीज़ें करती। शादी और बच्चा रिलेशन आना इट्स लाइक बहुत अर्ली। अच्छा, मैं तो इतनी फ्रेंडली हूँ बच्चों के साथ, मैं तो आए दिन उनसे पूछती हूँ कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना, इज देयर एनीवन हु यू फैंसी, तुम्हें कोई पसंद है, नहीं पसंद है। अच्छा, फिर वो दूसरे लोगों के किस्से सुनाते हैं, तो मतलब वो मुझे खुद ही बता देते हैं कि ये हो रहा है, वो लड़का ये कर रहा है, वो ये जैसे कर रहा है। अब तुम ये कर रही हो, बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा सा ना उनका तुमसे बात करने का जो झिझक है वो खत्म होती है। तो इसलिए कल को कुछ ऐसा होगा तो वो सबसे पहले बजाय किसी और को बताएं, मुझे बता तुम्हें दें। आके बताएं। यानी कि कभी कभार हमें अपने बच्चों से अपनी झिझक खत्म करना जरूरी होती है। और मैं क्योंकि आपको वो किसी बताऊं, मेरी मुश्किल में ना फंसे। बच्ची अभी चूंकि अभी तो खैर छोटी है, लेकिन अगर वो 15 साल की उम्र में मेरे पास आई भी और उसने मुझे कहा कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं डेफिनेटली जाऊंगी, उनके घर वालों से मिलूंगी, बातचीत करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बात आगे बढ़ सकती है, मैं ज़रूर बात आगे बढ़ाऊंगी। मैं ये नहीं रोकूंगी कि नहीं नहीं वो तो 15 साल की है। हाँ, मैं कहूँगी आप मंगनी करें, जब वो अपना मास्टर्स कर लेगी उसके बाद आप बेशक शादी कर लें। उसमें क्या होगा, जब मंगनी हुई भी होती है आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक दूसरे को समझ लेते हैं कि हाँ भाई मैंने आगे करना भी है या नहीं करना। Families भी उनके समझ खुद ही लेती दिमाग हैं। चेंज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो जब ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो शुरू में तो प्यार प्यार होता है, बाद में मसले भी शुरू हो जाते हैं। तो आप इनसे पूछें कि ये क्या ये स्टेप उठा सकती हैं वाला। अब वही ना उनके, अब ये सबका घराना है वो अलग किस्म का होता है। अगर ये माहौल सोचती की है बात है ना। तो उनके हस्बैंड क्या सोचते हैं। लेकिन पता है औरत के अंदर ये ताकत होती है कि वो हस्बैंड की सोच को भी प्यार और मोहब्बत से बदल सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ज़माना चेंज हुआ है, बजाय इसके बच्चों को हम बागी बनाएं, अपने आप से दूर कर देंगे, अब वो चुप के हमसे चीज़ें करें। अगर हमें पता होगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं तो हम उन्हें कितनी चीज़ों से बचा पाएंगे। अच्छा, फिर एक चीज़ और होती है, अगर लड़के ने आके कहा मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, तो सब कहेंगे अरे वाह अच्छा गर्लफ्रेंड बन गई है, कौन है कौन है। लड़की तो ये बात मेरे कर ही 3 नहीं बेटे सकते। हैं। मैं सर्टन एज पे अपने बच्चों को कभी भी उनको पता है कि ये गर्लफ्रेंड मतलब ये कोई बहुत वो नहीं है कि अगर लड़की ने बनाया तो हाय हाय और लड़के ने बनाया तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँ। नहीं, एक सर्टन एज है आपकी, मुझे पता है कि ऑब्वियसली आपके गर्लफ्रेंड्स भी बनेंगी, फ्रेंड्स भी बनेंगी, वो मैंने उतना उनको दिया हुआ है मार्जिन। बट पहले मेरा ये है कि आप प्रायोरिटी आपकी अपनी पढ़ाई है। बिल्कुल। क्योंकि आप जब तक स्टैंड नहीं लोगे तो आप किसी लड़की को कैसे लेकर आओगे। पहले तो आप तो यही बात है ना, यही तो आप कहते हैं। मैं अक्सर उनको यही कहती हूँ कि भाई बनना क्या है, किस कोई लड़की तो दोस्ती भी नहीं करेगी जब तक कुछ बनोगे नहीं। अब दानियाल के कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे घर आते हैं, खाना होता है, सब गेट टुगेदर्स होती हैं, लेकिन वो एक अब डिफरेंट एज में आ गया है। ये है कि बच्चों की ब्रेन वॉशिंग माओं को इसी तरह करनी पड़ती है। रात को सुलाते हुए थोड़ी सी ऐसी बातें भी हमें उनको करनी पड़ेंगी कि बनना है कुछ, ताकि उनका ये जिंदगी में एक एम बने कि हमें कुछ बनना है। क्योंकि ये
ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं कि मेरे दोस्त का है तो मेरा नहीं है, उसका भी है तो है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड के अलावा आप इसीलिए एक्सप्लोर भी तो करते हैं। आपकी जब तक किसी से दोस्ती नहीं होगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। बिल्कुल क्या पता आप जब दूसरे से दोस्ती हो तो आपको पता चलेगा अच्छा तो ये ऐसे भी मर्द होते हैं, मुझे तो लगता था कि यही सही कह रहा है। तो वो एक्सप्लोर भी एक कोई चीज होती और है। घर से कोई लड़की को इतना सप्रेस करते हैं कि नहीं लड़के से बात नहीं करनी, लड़के ने सबसे पहले लड़की ने लड़कों के साथ पढ़ना भी है, आज अगर कोई जॉब करना है या बाहर जाना तो इंटरेक्शन है उसका। अब ये है कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और हमें ब्रेक पे जाना है। तो टॉपिक ऐसा है कि बातें बहुत और बात तो टू बी कंटिन्यूड होना चाहिए। इसको आगे किसी दिन करेंगे और कंटिन्यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के अपने अपने नज़रियात यहाँ तक लाने का। हो सकता है बहुत सारे माँ बाप आपके नज़रिए से वो मुत्तफ़िक होंगे, मैं सहमत कह रही हूँ। कोई तुम्हारे से होगा, कोई तुम्हारे से होगा, कोई मेरे से होगा। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फिर एक पते की बात इस सेगमेंट में हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया पाल और हम इनसे बात करेंगे इस हवाले से आज कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं उनकी मेल न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी कि उनके अंदर अगर सही उनको ग़िज़ा फराहम ना की जाए तो उनकी नशोनुमा में कितने नुकसानात हो सकते हैं उनके इनिशियल स्टेजेस पर। और गलतफहमियों की वजह से, माओं की गलतफहमियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आगाज़ से ही। सो इस बारे में हम डॉक्टर सादिया से बात करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हम इस बात पर रोज़ स्ट्रेस कर रहे हैं और कश्फ फाउंडेशन का ये मोटो, ये एम भी है कि वो ऐसी ख़वातीन को एजुकेट करे, ऐसी फैमिलीज़ को एजुकेट करे जिनको ये नॉलेज नहीं है या जिनके घरों के अंदर ये मिथ्स बने हुए हैं कि अपना ख्याल रखना और बच्चे का ख्याल रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी वो अपने काम धंधों में इतने बिज़ी हैं कि वो ये भूल रहे हैं कि जिस पेट के लिए वो रोज़ी और रोटी कमा रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग, उस गट को स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़रूरी है। तो हम बेसिकली सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल होगा नेचुरल फीडिंग के हवाले से जी कि इस हवाले से गलतफहमियाँ क्या क्या हैं सर्टन फैमिलीज़ में। सर्टन नहीं बल्कि काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में कि आम ऊपर के तबके में भी और लोअर तबके में भी लोग समझते हैं कि माँ का दूध काफ़ी नहीं है, तो पहले 6 महीने माँ के दूध के अलावा कुछ देना ही नहीं चाहिए। ना पानी, ना चीनी, ना शहद, ना कुछ भी नहीं। Exactly. सो माँ का दूध काफ़ी होता है। और 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है फिर आपको उसको हम वीनिंग कहते हैं, यानी कि सेमी सॉलिड फूड्स ऐड किए जाते हैं। तो बच्चा इस काबिल होता है, जैसे उसकी नेक होल्डिंग होती है, बैठने के काबिल होना शुरू हो जाता है, तो यानी उसकी रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाती हैं सेमी सॉलिड फूड खाने की। तो उस टाइम पे आपने चीज़ें ऐड करनी हैं और वो सिंपल चीज़ें हैं। आप केला है उसको मैश करके दे दें या छोटा सा पीस जो वो खुद ही मुंह में घोल के खा ले, या दांत तो होते नहीं हैं उस वक्त में। तो दूसरी चीज़ें हैं सेमी सॉलिड खिचड़ी। हमारे उसके लिए खिचड़ी बहुत अच्छी चीज़ है और मिक्सचर है, उसमें राइस भी है, दालें हैं और आप उसमें एक हड्डी का पीस या गोश्त भी डाल सकती हैं कि उसका प्रोटीन्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। थोड़ी सब्जियां भी डाल दें और उसको मैश करके प्योरे करके कहते हैं। तो आप फ्रूट को भी प्योरे करके हाफ कुक करके या मैश करके बेबी को दे सकते हैं। तो जो नेचुरली हमारे खाने की चीज़ें हैं उनमें कोई बुराई नहीं है। वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना होता है अगर घर में आपने बनाया हुआ है। अब डब्बे की भी चीज़ें और महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं जिनके इश्तिहार भी आ रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके घर की बनी हुई चीज़ें एक तो वो सस्ती भी होंगी और वो बेहतर भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहला दूध है माँ का पैदा करने के बाद, डिलीवरी के बाद, वो बच्चे की नशोनुमा के लिए, बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है,
क्योंकि जैसे हमने कल भी बात की थी और आज भी मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारी जो बड़ी बुजुर्ग हैं वो इस चीज़ को ज़ाया करा देती हैं कि नहीं, हाँ, ये वाला दूध तो नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। ये दूध सबसे ज़रूरी है, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये बच्चा जैसे ही पैदा होता है, ये हम कहते हैं कि आइडियली तो आधे घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को दूध पे शुरू करवा देना चाहिए, और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ये पहले जो कतरे हैं दूध के, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो कि माँ की तरफ से, माँ के खून से बच्चे को मिलती हैं और वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है ना। तो जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, नौज़ायदा बच्चा होता है, तो उसको उसकी इन्फेक्शंस फाइट करने की सलाहियत नहीं होती, उसके अपने एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे होते, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए एक तो माँ की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की इम्यूनिटी को बूस्ट है मिले, जैसे टेटनस वगैरह हैं, और फ्लू वैक्सीनेशन भी अब रेकमेंडेड है कि वो भी मिलना चाहिए, और इसकी पैदाइश के बाद फिर बेबी की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है, कोलोस्ट्रम है, पहला दूध है, उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं और बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे बच्चे को अगर कोई मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोलना चाहूँगी कि बच्चे को कोई पेट में दर्द है, कोई और चीज़ है, सो वो माँ का दूध, अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि माँ का दूध कान में डाल रहे हैं, मतलब गाँव गोठों में कि अच्छा जी दर्द हो रहा है तो कान में दर्द है तो माँ का दूध डाल दिया, या बहुत सारी ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत मिथ्स हैं। ये इस तरह, इसका कान में बच्चे के डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि और कान में इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दूध पीने के लिए है बच्चे के लिए, तो और वो बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत है, आइडियल ग़िज़ाइयत है बेबी के लिए। तो आप उसको पिलाएं जी, और ऊपर से कोई ना पानी दें, ना शहद दें, ना डब्बे का दूध दें, ना गाय का या भैंस का दूध। किसी ने मुझे बहुत अच्छा समझाया था, मेरे शो पे एक्सपर्ट आए थे, क्योंकि मुझे जब मेरे बच्चे पैदा हुए मुझे समझ नहीं आता था। मुझे बड़े बुजुर्ग कहते थे पानी पिलाओ, पानी नहीं पिला रही हो, मैं जब मदर फीड करा रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चे का पेट एक प्याले की तरह होता है, उस प्याले की एक गुंजाइश होती है, उस प्याले में अगर आप दूध पिलाएंगी तो दूध की कैलोरीज हैं, उसके अंदर पानी भी है, उसको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो उसको चाहिए होंगी। मगर अगर उस प्याले में आप पानी भी भर देंगी तो आपका जो दूध भरना चाहिए उस प्याले में, उसकी जगह वो पानी ले लेगा, तो बच्चे को वो कैलोरीज नहीं मिलेंगी। मुझे इस तरह समझाया। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और जिसने भी आपको समझाया उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि माँ का दूध आइडियल ग़िज़ा है बेबी की। कहने का मकसद ये है कि जब मैं मतलब बच्चे को आप माँ का दूध दे रहे हैं, उसका पेट है ना, तो अगर आप पानी पिला देंगे उसकी जगह तो उसका पेट भर जाएगा, तो वो माँ का दूध जितना लेना चाहिए वो उतना लेगा ही नहीं। हाँ, नहीं तो पानी पिलाने से मना करते हैं। हाँ, पानी की ज़रूरत नहीं होती बेबी को। पहले 6 महीने जो माँ का दूध होता है, इसमें पानी भी है, ग़िज़ाइयत भी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो वो टेलर मेड है, आप समझें कि जो बच्चे की बेबी की नीड्स हैं उसके लिए आइडियल है। तो उसके अलावा कोई ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती बेबी को, ना पानी की। हाँ। तो बल्कि आप अगर पानी दे रहे हैं या डब्बे का दूध दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, प्याले में या बोतल में या जिसमें भी, तो आप बेबी की रिस्क बढ़ा रहे हैं डायरिया होने की। हाँ। ठीक है ना। तो वो पानी भी आपको पता है, हम सब बड़े भी उबाल के पीते हैं। हाँ। इवन जो ये बोतल में पानी मिल रहा है, सो कॉल्ड मिनरल वाटर, इनको भी मैं कहूँगी कि उबाल के दें। अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चे को दे रहे हैं तो फिर आपको उबाल के देना चाहिए, इंश्योर करके कि 20 मिनट उबालना ज़रूरी है कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स ना हो। अच्छा देखिए, जैसे सारी जिम्मेदारी माँ पे डाल दी जाती है कि बच्चे की नशो नमा, उसकी ग़िज़ाइयत की जिम्मेदारी सिर्फ उसके ऊपर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वालिद का और जो आपके घर वाले हैं बाकी, उनका कितना रोल होता है इस हिसाब से या इस हवाले से? देखें, बहुत रोल होता है, क्योंकि एक माँ जो होती है ना, बीइंग अ मदर फुल टाइम जॉब है ये। क्योंकि आप समझें कि आप डिवोटेड हैं टू दैट बेबी। अगर माँ नहीं ख्याल रखेगी, वो बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो माँ को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। घर वाले माँ को खाना अच्छा बना के न्यूट्रिशियस मज़ेदार चीज़ें दे सकते हैं।
और माँ की खिदमत हो सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। मियाँ भी हाथ पैर दबा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो सिर्फ वो किसी अक्सर ऐसा होता है ना, मियाँ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं तो घर के बाकी अफराद माइंड कर जाते हैं कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, तो तुम इतना क्या बड़ी बड़ी बात हो गई। ये वाले जुमले बड़े सुनने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन तब्दीली आनी चाहिए ना हमारे एटीट्यूड्स में भी। हम पढ़े लिखे हो के भी अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा, अगर आपके साथ नहीं हुआ अच्छा तो आप तो अच्छा करें ना। ताकि फ्यूचर में आपके बच्चे सही चीज़ सीखें कि भाई ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं तो यही समझती हूँ कि प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी लेबर के दौरान तकलीफ़ से औरत गुजर रही होती है, तो वो एक शहज़ादी है, उसको एक शहज़ादी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और डिलीवरी के बाद भी इसी तरह आपको अपने हाथों पे रखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह सोए भी, ताकि वो बच्चे का ख्याल रखे अच्छी तरह से। अच्छा, फैमिली के दरमियान ओपन कन्वर्सेशन कितनी ज़रूरी है इस हवाले से, बातचीत को लेकर? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारे माशरे में ना, ये मैं बच्चों से स्टार्ट करती हूँ। बच्चा कोई सवाल करता है ना तो उसको डांट पड़ जाती है, चुप करके बैठो एंड ऑल दैट, उसको जवाब नहीं दिया जाता है। तो हमें ऑनेस्टली बच्चों को भी जवाब देना चाहिए, और अगर कोई ऑकवर्ड सवाल हमसे भी किया जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ईमानदारी से जवाब दें, झूठ ना बोलें, क्योंकि फिर हमारे बच्चे भी यही सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो ऑकवर्ड चीज़ें यही हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कह रही हूँ, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मामा ये बेबी कहाँ से आया। हाँ, तो मामा झूठ बोलती हैं हमेशा, कहती हैं आसमान से आया था, आसमान से गिर गया, परी आई थी तुम्हें छोड़ के चली गई। हाँ, तो ये हम लोग ओपनली नहीं बोलते। कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि देखो मेरे टमी में था, पेट में था और आपने देखा था और डॉक्टर ने इसको काट के निकाल दिया। तो ये एक तरीका है इसे डील करने का, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको सही तरह से बताना चाहिए। तो हम लोग जब माँ बाप नहीं बात करेंगे बच्चे से तो फिर बाकी ख़ानदान क्या बात करेगा। तो वी नीड टू, हमें अपनी ऑनेस्टली और इन चीज़ों का, अब ये मैं नहीं कह रही कि बड़ी महफिल में आप ऐसी बात करें, बच्चों को अकेले, आप बच्चों के अकेले और आपस में तो बड़े तो बात कर सकते हैं ना। हाँ, तो करनी चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आप बहुत सारी जो उलझी हुई गुत्थियां हैं वो सुलझाती हैं। सो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने सीखा होगा, समझा होगा और अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई भी करेंगे प्रैक्टिकली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।